जब से 16,800 से तेजी की शुरुआत हुई, उसके सबसे ऊपरी स्तरों पर है निफ्टी और बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब। बचा है आखिरी 1.5 घंटा, मुस्कुराहट रहेगी आपके चेहरे पर। करेंगे तैयारी अगले हफ्ते की। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, रिटर्न ऑफ बैंक निफ्टी सर, जबरदस्त उछाल आया बैंक्स में। इस पर आपसे करनी बातचीत, बाजार के मूड माहौल को भी जानना है। पहले तो बताएं, इस दोपहर की बड़ी बातें क्या है? बिल्कुल दीप, वो बताएं उससे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। जरा एक बार वो पढ़ लें। मुनाफे का आंकड़ा कमजोर दिख रहा है। 1700 करोड़ के अनुमान के सामने 1550 करोड़ का आंकड़ा आता हुआ दिखा। तो पहली नजर में नंबर्स थोड़े से मुझे कमजोर नजर आ रहे हैं, रिजल्ट जो दिख रहे हैं मुनाफे के आंकड़े के लिहाज से। बाकी रिजल्ट भी एक बार जरा देख लें, बता लें, उसके बाद मैं बड़ी बातों पर आगे बढ़ता हूँ। जी सर, अनुमान से आपको थोड़े कमजोर नंबर ही यहाँ पर आपको आते हुए दिख रहे हैं जहां तक एमएनएम का सवाल है। पहला ये आंकड़ा आया है 1550 करोड़ स्टैंड अलोन बेसिस पर मुनाफा है। थोड़े एडजस्टमेंट्स हम देखते हैं, यूजुअली एमएनएम के नंबर्स में आते भी हैं। हमने अनुमान 1700 करोड़ का लगाया था। एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, पिछले साल बेस क्वार्टर में 125 करोड़ का एक वन टाइम गेन भी था, तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। बट नॉनदलेस थोड़ा अनुमान से कम ही आपको मुनाफे का आंकड़ा आते हुए दिख रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो 22,100 करोड़ के हम आंकड़े का अनुमान लगा रहे थे, उसके सामने 22,571 करोड़ का रेवेन्यू आया। तो रेवेन्यू सर स्टैंड अलोन बेसिस पर अनुमान से थोड़ा बेहतर ही आपको आते हुए दिख रहा है। और पिछले साल 17,124 करोड़ का था, तो उससे तो आपको बेहतर ही दिखा है। मुनाफा भी बढ़कर आया है, 1292 करोड़ से बढ़कर 1550 करोड़ का है। बट हमने और ज्यादा बढ़त की उम्मीद करी थी। हमारी उम्मीद थी 1700 करोड़ के आंकड़े की। तो थोड़े मिले जुले फर्स्ट कट पर नंबर्स दिख रहे हैं, जहां पर रेवेन्यू आपका थोड़ा अनुमान से बेहतर आया है, अच्छा प्रदर्शन वहां पर है। बट मुनाफा थोड़ा कम आया। अब देखना पड़ेगा ये कुछ टैक्स एडजस्टमेंट है या कुछ एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है। बट नजर रख रहे हैं जहां तक फर्स्ट कट नंबर्स का सवाल है। ऑपरेशनल बेसिस पर भी हम नंबर्स निकालने की कोशिश करेंगे अनिल जी। एबिटा और मार्जिन हमारी टीम बस कैलकुलेट कर रही है, बट लग रहा है कि यहाँ पर जो ऑपरेशनली है थोड़ी सुस्ती आपको नंबर्स में आती हुई दिख सकती है। ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक ही आपको यहाँ पर आंकड़े आते हुए दिखेंगे। 12.5% के हम मार्जिन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा एक्सपेंशन की हम उम्मीद जरूर लगा रहे हैं। 11.5% से बढ़कर 12.5% मार्जिन रहने चाहिए। 12.4% मार्जिन आया अनिल जी, हमारा अनुमान 12.5% का था, तो मार्जिन ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक है। कामकाजी मुनाफा यहाँ पर ऑलमोस्ट 2800 करोड़ का आया है, हमारा अनुमान 2760 करोड़ का था। तो ऑपरेशनल बेसिस पर अनिल जी अनुमान मुताबिक नंबर है। एक 512 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस हुआ है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से हमने देखा है कि मुनाफा अनुमान से कम है। अदरवाइज अगर आप रेवेन्यू, एबिटा और मार्जिन देखें तो अनुमान मुताबिक या अनुमान से थोड़ा बेहतर ही है। एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से हमने मुनाफे में थोड़ी गिरावट देखी है सर, अनुमान मुताबिक। ओके, नथिंग ग्रेट नथिंग बैड, ये है एमएनएम के नंबर्स आपके लिए। उम्मीद के मुताबिक कह सकते हैं। थोड़ा सा मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद से कम, मार्जिन्स का नंबर उम्मीद के मुताबिक, आय का आंकड़ा भी उम्मीद के मुताबिक। तो ऐसे तोड़फोड़ नंबर नहीं है कि स्टॉक भाग जाए, और शायद ऐसे भी नहीं कि बड़ा क्रैक हो। थोड़ी और डिटेल्स देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे नंबर्स के बारे में। तब तक एक बार चार्ट्स पर राय ले लें, किस लेवल के ऊपर करनी है तेजी और किस लेवल के नीचे करनी है मंदी। कौन है? कुणाल जी अगर है तो कुणाल जी, नहीं तो हमारे बंसल जी से राय लेते हैं। बंसल जी, एमएनएम महिंद्रा एंड महिंद्रा चार्ट देखिए, राय दीजिए, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है रिजल्ट्स आने के बाद। अनिल जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर लेवल्स के नजरिए से देखें तो 1281 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 1263, 1265, 1263, 1265 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिनके पास है, बने रहे हैं। और ऊपर में 1287, 1290 के अराउंड एक हर्डल है। जैसे ही ये हर्डल टूटेगी 1287, 1290 की, तो एक बड़ा अप मूव टुवर्ड्स 1345 देखने को मिलेगा। तो जिनके पास है होल्ड करें 1263 के स्टॉप लॉस के साथ। 1287, 1290 के ऊपर जैसे ही हर्डल टूटे, कभी भी आज, अगले सप्ताह जब भी टूटे, तब एक ओवरवेट खरीदारी की राय है फॉर अ टारगेट ऑफ 1345। ये है आपके लिए राय आती हुई इस वक्त एमएनएम पर। देखते हैं नंबर्स के बाद किस तरह का एक्शन रिएक्शन आपको देखने को मिलता है, उस पर रखिएगा नजर। फिलहाल हल्की सी कमजोरी भी नहीं कहेंगे, एकदम सुस्त वाला मामला इस वक्त आपको दिखेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा के
एक नंबर्स आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। आइए नंबर्स के बाद बढ़ते हैं आगे और एक बार आपको बाजार की बड़ी बातें बता दूं। निफ्टी में 150 अंकों का उछाल है, 18,450 के ऊपर है। सेंसेक्स 500 अंक मजबूत है। बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी, करीबन 300 पॉइंट की तेजी यहां पर आपको दिखेगी। सरकारी बैंकों का इंडेक्स 1% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन एफएमसीजी इंडेक्स ये है सबसे ज्यादा मजबूत। आईटीसी कमाल करता हुआ दिख रहा है। वरुण बेवरेजेस यहां पर रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। आईटी मजबूत है, मेटल मजबूत है, ये दोनों तो मजबूत है, लेकिन ब्याज दरों से प्रभावित होने वाले कुछ सेक्टर्स बैंक्स के अलावा ऑटो, फाइनेंस और रियल्टी, ये सारे के सारे मजबूत और मेरे प्रिय सदाबार बार बार लगातार तेजी दिखाने वाले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर एक्शन है। आधा से 1.25% तक की तेजी के साथ ये इंडेक्स ऊपर है। डाउ फ्यूचर्स सपाट है, यूरोप के बाजारों में सुस्ती है और भारतीय बाजारों में दीप एक ही चीज है, सिर्फ चुस्ती और जबरदस्त चुस्ती, फुल एक्शन। और ये एक्शन जो कल दोपहर में 2 बजे डे लो से शुरू हुआ, कल डे हाई, आज फिर से डे हाई, गजब का एक्शन भारतीय बाजारों में। जी कहने वाला था अनिल जी, 24 घंटे पहले जो बाजार की मूव पकड़ी थी वो बरकरार है इस समय और एक्सटेंड होती हुई दिख रही है। और मिड कैप स्मॉल कैप तो आपका करंट लव है सर, बट जो आपका ओरिजिनल लव है बैंक निफ्टी, वो जबरदस्त कमबैक आज करते हुए दिख रहा है। 325 पॉइंट ऊपर है, एग्जैक्टली 44,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। आज एक बार के लिए 44,050 तक भी हमने बैंक निफ्टी को आते हुए देखा था। जरा इसके बारे में बात करें, थोड़ी देर पहले आईएमडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, दूसरी बार उन्होंने कहा है कि सामान्य मानसून होगा, थोड़ी सुस्त शुरुआत होगी, बट अदरवाइज मानसून 96% ऑफ एवरेज रहना चाहिए। उससे भी बाजार को थोड़ा एक्शन मिला है सर? बिल्कुल एक्शन मिला है दीप, और सबसे बड़ी बात यह कि जब एक्शन दिग्गजों की तरफ से आता दिखे, इंडेक्स हैवीवेट मजबूत होते दिखे, तो वो एक्शन आपके बड़े काम का होता है और वहीं से आता हुआ दिखा है। देखिए किस दिन आपने पिछली बार देखा था कि निफ्टी का टॉप गेनर रिलायंस होता है, सबसे हाईएस्ट वेटेज वाली कंपनी टॉप गेनर और 2.5% मजबूत। इसका मतलब क्लियर है, एक संकेत साफ पढ़ लीजिए, किसी को निफ्टी लेना है, इंडेक्स ही लेना है और वहीं पे फोकस कीजिए। रिलायंस, आईटीसी, टाटा स्टील, ये अपने सेक्टर लीडर्स हैं जो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हिंडाल्को, मारुति, तो एचयूएल, ये सारे दिग्गज हैं। ये स्क्रीन चीख कर कह रही है दीप की बाजार कुछ बड़े एक्शन के लिए तैयार हो रहा है। जो आपने कहा कि कल वो बड़ा मुंह पकड़ा, एक्चुअली दीप आजकल थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज भी की है मैंने पर्पजली, और मैंने ये कोशिश की है। आपको याद होगा छुट्टियों में जाने के पहले भी जब 16,800, 16,000, 17,000 की रेंज में हम थे, तब मैंने आपको कहा था कि एक बड़े ब्रेकआउट के लिए, बड़े मूव के लिए बाजार तैयार हो रहा है। अब यहाँ पर आपको छोटे छोटे सिंगल्स लेने के लिए बड़ी पोजीशन बनानी चाहिए और बड़े गेंस के लिए बनानी चाहिए। कल भी कुछ ऐसा संकेत मुझे स्क्रीन पर आता दिखा था, तो मैं अब ये चाहता ही हूँ कि इतना मार्केट को देखने समझने के बाद कभी कोई मार्केट बड़ा मूव देने की कोशिश करो तो उसे मिस न करे। दिन भर के छोटे मोटे मूव, रोज की कमेंट्री, रोज का ऊपर नीचे का लेवल, खरीदना बेचना, ये तो हम करते हैं। इसमें तो मैं बताऊं, हमारे दर्शक जितने हैं वो भी रोज सुन के बढ़िया एक्सपर्ट हो गए हैं, वो भी अच्छे से चाल पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन जब भी बड़ा मूव आने की तैयारी बाजार में हो रही है ना, उसे नहीं छोड़ना है। वो छोड़ दे तो फिर फायदा नहीं, वो दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। तो 16,800 से जो मूव बना, प्लस पिछले 1.5 महीने से जो मिड कैप शेयरों का मुंह तेजी का बना है, वो पकड़ना है। और अभी इतने 2 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद आप देखिए ना, 20 दिन हो गए निफ्टी 18,000 के ऊपर बंद हो रहा है, 17-18 दिन हो गए बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर बंद हो रहा है, लेकिन लाइफ हाई भी पार नहीं करा। ऐसा लग रहा है कि बड़े मुंह के लिए बाजार तैयार हो रहा है, जिसका संकेत कल मुझे सही लेवल पर करेक्शन पूरा होने के बाद आता दिखा था। तो मुझे लग रहा है इसको और तेज करने के, और आज का मुंह दीप जो बता रहा है मुझे स्क्रीन पर, वो साफ बता रहा है कि बाजार कुछ और बड़ी तेजी के लिए तैयार होते हुए दिखे। क्योंकि आज जो फोकस है पूरा का पूरा दिग्गजों पर है, हेवी वेट्स पर है। मिड कैप्स चल चुके, भाग चुके, अच्छी तेजी बनाए, इसका मतलब ये नहीं हो नहीं चलेंगे, लेकिन थोड़ा उनकी रफ्तार धीमी हो। अब दिग्गजों का समय है, तो मुझे लगता है कि बाजार अब बैंक निफ्टी पर तो आप एज गुड एज लाइफ टाइम हाई पर 150 पॉइंट दूर है, कोई खास फर्क पड़ता नहीं। निफ्टी भी अब एक बार 18,500 के ऊपर अगर आज ही बंद हो जाता है दीप, तो निफ्टी भी आपको लाइफ हाई 18,887 उसको पार करने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक तेजी का रुझान बरकरार रखें। जो एक हल्का फुल्का करेक्शन चाहिए था मिल गया, उसके बाद बड़े मुंह के लिए जो बाजार तैयार हो रहा है उसको आपको छोड़ना नहीं, बस ये ध्यान में रखें। तो 2 चीजें हैं, एक तो आलतू फालतू में शॉर्ट करना नहीं, करें ऐसा नहीं करें, नीचे नहीं आता करें, लेकिन वो जिद्दी वाली शॉर्ट नहीं करनी है, ट्रेडिंग वाली करनी है, स्टॉप लॉस के साथ करनी है अगर करनी है तो, नहीं तो खरीदने का ध्यान रखें। अगर क्या शॉर्ट करेंगे तो लेने का मन नहीं होगा, तो दिमाग खाली रखेंगे
और जेब खाली रखेंगे तो नीचे आएगा तो आप ले पाएंगे। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। पूरी संभावना है कि 18,500 के दर्शन आपको बचे हुए 1.5 घंटे में हो जाए। पूरी संभावना है कि 44,150 के आसपास आप निफ्टी जाने की कोशिश भी करें। हालांकि यहाँ पे 7-8 बार अटेम्प्ट मार चुका है, लेकिन मुझे लगता है अब इसके अटेम्प्ट से सक्सेसफुल होने का, बाहर निकलने का टाइम आ रहा है। आज आ जाए या फिर आ जाए मंडे को, लेकिन तैयारी पूरी है। तो तेजी का रुझान जो कल था, आज कल दोपहर में था, क्लोजिंग में था, आज सुबह था, अब भी है, कोई दिक्कत नहीं। कुल तो तेजी का रुझान अब भी पूरा मेंटेन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बीच अनिल जी, एमएनएम की हम बात करते थे, बात करते करते इन्फो एज के भी नंबर्स आ गए हैं, तो एक बार वो भी आपको मैं हाईलाइट कर देता हूं। और बंसल जी, आपसे रिक्वेस्ट भी है सर, इन्फो एज की चार्ट भी आप पुल अप कर लीजिए, वहां पर मैं आपसे राय भी लेने वाला हूं। आय 2.5% बढ़कर आई है, 590 करोड़ से बढ़कर 605 करोड़ की आय आई है। तिमाही दर तिमाही का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, बट मुनाफे से अपने घाटा यहाँ पर थोड़ा कंपनी का बढ़कर आया है ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। वो भी मैं आपको लिए कैलकुलेट करके बताता हूँ। बट एबिटा की अगर आप बात करें, 2% गिरकर आया है, 189 करोड़ से एबिटा घटकर यहाँ पर आपके लिए 186 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। ये है आपके लिए इन्फो एज। एक बार जरा राय लें बंसल जी, जरा इन्फो एज का चार्ट देखें सर। दीपांशु, चार्ट तो खराब है। ऊपर में आप देखें तो 3946 से एक डाउन मूव टूवर्ड्स 3740 का बना है। हालांकि निचले लेवल से यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला है, बट एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो चार्ट्स में डिस्टॉर्शन हुआ है और टेक्निकली मुझे लगता है अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए दीपांशु। अनटिल अनलेस यहाँ पर 3850 के ऊपर दाम सेटल हो तभी खरीदारी का मूड बनाना चाहिए। एल्स चार्ट्स डिस्टॉर्टेड हैं और डिस्टॉर्टेड चार्ट्स का एक ही तरीका होता है, जब भी कोई रैली बने तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। है आपके लिए इन्फो एज, जहां पर आपको रखनी है नजर। आय 590 करोड़ से बढ़कर आपके लिए 605 करोड़ की आई है, बट ऑपरेशनल बेसिस पर थोड़ी परफॉर्मेंस है। यहां पर एबिटा जो है उनका 2% घटकर आया है, 189 करोड़ से घटकर 186 करोड़ आया। मार्जिन भी 32% से कम होकर 30.7% के आपको आते हुए दिखे हैं। घाटा भी बढ़कर आया है, 11.65 करोड़ से बढ़कर घाटा आपका 27.3 करोड़ का आया है। तो घाटा बढ़ा है इनका, आय में हल्की बढ़त है और कामकाजी तौर पर थोड़ा प्रेशर आपने दिखा है। तो नंबर्स कुछ ज़्यादा खास नहीं है और इसलिए शायद हम देख रहे हैं कि अब रिएक्शन स्टॉक पर ज़्यादा वीक वाला आते दिख रहा है। 2.5% ऑलमोस्ट 3% नीचे इन्फो एज का काउंटर आपको दिख रहा है। ये है इन्फो एज के नंबर्स, घाटा बढ़कर आया है कंपनी का। आइए अब और जो नंबर्स आ चुके हैं उनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं और फिर ट्रिगर्स पर भी करेंगे फोकस। नुपुर और कुशल दोनों हमारे साथ तैयार। नुपुर, क्योंकि नंबर्स की बात चल रही है तो पहले और जो बाकी नंबर्स आज के आ चुके हैं ये बताइए। बिल्कुल, एमएनएम और इन्फो एज के अलावा कुछ और नंबर्स भी है जो ड्यूरिंग द मार्केट आज आ चुके हैं। सबसे पहले संवर्धन मदरसन सुमी, जहाँ पे कंपनी का जो कंसोल मुनाफा है वो 122 करोड़ से बढ़ के 650-55 करोड़ के आसपास आते दिखा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। कंपनी की आय भी देखे तो वो भी 17,240 करोड़ से बढ़कर 22,478 करोड़ के आसपास आते दिखे। मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है, 9% से बढ़कर मार्जिन करीबन 7% के आसपास आते नजर आए। तो ये स्टॉक आज फोकस में। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, यहाँ पे भी कंसोलिडेटेड नंबर्स अगर आप देखेंगे तो मुनाफा 28 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ के आसपास आते दिखा है। कंसोलिडेटेड आय देखें तो 514 करोड़ से बढ़कर 828 करोड़ के आसपास आती दिखी है। मार्जिन हालांकि थोड़े से दबाव में दिख रहे, 9.8 से घट के 9.1% के आसपास आते दिखे। स्लोमैन लॉजिस्टिक, घाटे से मुनाफे में कंपनी आ चुकी है। 22 लाख के घाटे के मुकाबले 5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। आय 76 करोड़ से बढ़कर 112 करोड़ किया है इस बार इस क्वार्टर में। मार्जिन भी देखेंगे तो थोड़े से दबाव में आपको नजर आएंगे। 23% के मार्जिन इस बार घट के 19% के आसपास आते दिखे। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर नतीजों के बाद स्टॉक अपर सर्किट पे 20% ऊपर आपको दिख रहा है। बढ़िया नतीजे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको दिखेंगे। कंसोलिडेटेड मुनाफा अगर देखें तो 38 करोड़ से बढ़कर 68 करोड़ के आसपास आते दिखा है। आय देखें तो 169 करोड़ से बढ़कर 206 करोड़ की ग्रोथ, 206 करोड़ के आसपास आते दिखिए। एबिट मार्जिन्स में भी आपको इम्प्रूवमेंट है, 25% के मार्जिन्स अब 38% के हो चुके हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर की तरफ से भी आते दिख रहे हैं। अंजानी पोर्टलैंड, यहाँ पे मुनाफे से घाटे में कंपनी आ चुकी है। 77 लाख मुनाफे के मुकाबले इस बार कंपनी ने 1.8 करोड़ का स्टैंड अलोन पे घाटा किया है। कंपनी की आय देखे तो 137 करोड़ से घट के 96 करोड़ के आसपास आती दिखी है और अकॉर्डिंगली मार्जिन्स में भी आपको डिक्लाइन दिखेगा।
12% के मार्जिन घट के 9% के आसपास रह गए, तो कमज़ोर नतीजे यहाँ पे आते दिख रहे हैं अंजानी पोर्टलैंड की तरफ से। अंबिका कॉटन, जहाँ पे कंपनी का मुनाफा घटकर आया है, 46 करोड़ से घट के 18 करोड़ के आसपास दिखा है। मार्जिन्स भी देखें आप तो पिछले साल इसी समय पे कंपनी ने 26% के मार्जिन्स किए थे, जो इस बार 17% के मार्जिन्स हुए, तो ये स्टॉक भी फोकस में है। तो नंबर्स कई सारे आ रहे हैं और नंबर्स के दम पर कई सारे स्टॉक्स पर बड़े रिएक्शंस आ रहे हैं, सर्किट भी लग रहे हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बड़ी गिरावट भी आ रही है। और खबरें कौन सी हैं आज नूपुर? बिल्कुल, खबरों में सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट पॉजिटिव न्यूज़ आती दिख रही है कंपनी के लिए। एनक्लेड की तरफ से जी एंटरटेनमेंट को राहत मिलती हुई दिख रही है, जहाँ पे एनक्लेड ने एनसीएलटी के मुंबई आदेश को अब खारिज कर दिया है। दोनों पक्षों के केस दोनों को सुनने के बाद ये ऑर्डर आते दिखा है, तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है जी एंटरटेनमेंट के लिए। औरोबिंदो फार्मा, जहाँ सब्सिडी को यूएस एफडीए से इंजेक्शन के लिए मंजूरी मिलती हुई दिख रही है, और यूएस में अगर इसका सालाना सेल्स देखेंगे आप तो $5.1 करोड़ के आसपास के, तो काफ़ी बड़ा कारोबार है इस इंजेक्शन के लिए, तो पॉजिटिव न्यूज़ है औरोबिंदो फार्मा के लिए भी। साथ ही साथ आईएमडी ने जो मॉनसून है उसका पूर्वानुमान जारी किया है। मार्च मई में प्री मॉनसून की अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। एवरेज से 96 से 104% बारिश का अनुमान है। साथ ही साथ 1 मार्च से 25 मई के दौरान 12% ज़्यादा बारिश हो सकती है, और अगले 2-3 दिन में उत्तर भारत में अच्छी बारिश की उम्मीद है, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर आईएमडी की तरफ से इंडिकेशन आते हुए दिख रहा है। ब्लॉक डील में पीबी फिनटेक आज फोकस में 2.5% इक्विटी का सौदा आपको सुबह से होते हुए दिख रहा है। स्टार हेल्थ 1.3% इक्विटी एक्सचेंज हुई है सुबह से। नायका भी अगर देखें तो 33 लाख शेयर के कई सौदे होते हुए दिखे, तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में खबरों के दम पर। ओके, तो ढेरों खबरें हैं और ऑफ कोर्स नंबर्स तो थिक एंड फास्ट आ ही रहे हैं। आइए एक बार आने वाले दिनों के कुछ ट्रिगर्स भी हैं जो हम जान लेते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, अभी आप देखिए एमएनएम के तो नंबर्स आ चुके हैं, पर ग्रासिम, ओएनजीसी, साथ ही सन फार्मा के नंबर्स आज आने बाकी हैं। एफएनओ स्पेस से चंबल फर्टिलाइजर, सिटी यूनियन बैंक और बीएचईएल के नंबर्स पर भी रखिए नज़र। कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ क्यूआईपी या फिर सिक्योरिटीज़ के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। आइनॉक्स विंड प्लस आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज, यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजे तो होंगे ही, साथ ही डिविडेंड के साथ साथ फंड जुटाने पर यह भी कंपनी विचार करेगी। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस का मई महीने का जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन डेटा है और जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स है वो भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। साथ ही कल के दिन में एफएनओ स्पेस से जेके सीमेंट, औरोबिंदो फार्मा, बीकेटी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और जीएमआर एयरपोर्ट्स के भी नंबर्स आने वाले हैं। सादा एनर्जी पर भी नज़र रखिएगा, क्योंकि नतीजे के साथ साथ शेयर विभाजन पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग की 8th जो गवर्निंग काउंसिल मीटिंग है उसको चेयर करते हुए दिखेंगे। 28 मई रविवार कैश सेगमेंट से कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स के नंबर्स, और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बड़ा इवेंट होने वाला है जिसके तहत प्रधानमंत्री जो हैं वो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग उसकी इनॉग्रेशन करेंगे, और साथ ही यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री 75 रुपये का कॉइन वो भी लॉन्च करेगी। सोमवार के हिसाब से एफएनओ स्पेस से इप्का लैब और आईआरसीटीसी के नंबर्स पर नज़र रखनी है। साथ ही फेज़ 3 यहाँ पर बोर्ड बैठक में बायबैक के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस और यूके ये दोनों के बाजार बंद रहने वाले हैं, तो इन 3 दिनों के लिए ये सारे ट्रिगर्स हैं। तो के ट्रिगर्स आपको बता दिए हैं कुशल ने, और आइए अब सारे एक्सपर्ट से की जाए मुलाकात। देख लेते कौन कौन आ चुके हैं हमारे शो में। वागले साहब हैं तैयार, बंसल जी की भी आवाज़ मैंने सुन ली थी लेवल्स जब मैंने पूछे थे। इसके अलावा और कौन कौन है जरा नज़र डाल लीजिए। और विश्वेश जी भी आ चुके हैं, वेरी नाइस। और कुणाल जी हैं ही, सिद्धार्थ जी भी मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, मतलब जैसे आपको लगा कि कैमरे पे आप आने वाले हैं उस हिसाब से मुस्कुराना शुरू किया, या अगर ऐसे बैठे बैठे भी मुस्कुरा रहे थे? नहीं अनिल जी, लाइट जैसे ही फ्लड लाइट चालू हो जाती है मुस्कुराने लगते हैं। ओह वाओ, वेरी गुड, यू आर सो कैमरा फ्रेंडली, वेरी नाइस। ओके, आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। वैसे तो बंसल जी कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन क्या है आपका तो काम 10 सेकंड में हो जाता है। बंसल जी इंतजार कर लेंगे। सर बताइए। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी आज मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा, बंसल जी को थोड़ा सा ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। अनिल जी मेरा आपसे एक सवाल ऑल योर सर, 3:30 तक खत्म कर देना, 3:30 तक खत्म कर देना सर बस। अनिल जी आप गोवा गए ऐसे मैंने सुना है, सही है कि नहीं है? बिल्कुल देखा भी आपने? देखा नहीं मैंने देखा, लेकिन ये कहाँ की जगह है वो मुझे नहीं पता, लेकिन सही है आप बोल रहे हैं। वो क्यों गए मैं बताता हूँ आप
निफ्टी का जी नया हाई इन एडवांस सेलिब्रेट करने गए हैं। सही अगले जवाब। हफ्ते में सही जवाब है ना, अगले हफ्ते में मुझे निफ्टी का नया हाई दिखता है और उसका कारण है रिलायंस। आज रिलायंस ने एक बड़ा वाला ब्रेकआउट किया है, कल नीचे ब्रेकडाउन किया था और आज जिस हमने हाई ब्रेक किए हैं, एक राउंडिंग बॉटम या इनवर्स ट्रेंड पैटर्न होता है, 18-20 के करंट भाव पे बाय करें, सिर्फ 20 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, जो 2499 का 21-22 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। मुझे ये 2580 से 2600 में जाते हुए दिखता है 2 से 3 दिनों में। तो ये अगर होता है तो डेफिनेटली निफ्टी का नया हाई बनेगा। तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस और 80 रुपए का 70-80 रुपए का टारगेट, ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड सेटअप बैठता है। टाइम फ्रेम 2 से 3 ट्रेड। तो रिलायंस बाजार का बड़ा दिग्गज स्टॉक चलने को तैयार हो, इसीलिए शो की शुरुआत में मैंने सबसे पहले नाम इसी का लिया कि जब हाथी जूमने लगते हैं तो माहौल और बाहर कुछ और ही होती है। बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। बाजार के हेवीवेट्स में एक्शन है सारे, रिलायंस हो, लीवर हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, हिंडाल्को हो, टाटा स्टील हो, मारुति हो, ये सब जब मजबूत हो तो निफ्टी पर भाइयों और बहनों और कुछ करें ना करें, जिंदगी में शॉर्ट ना करें। इस वक्त कम से कम ये साफ दिख रहा है, जिस तरह की तेजी बनती दिख रही है। ये लीजिए 18,500 आपकी स्क्रीन पर दर्शन कर लीजिए। तैयारी है 18,500 के, बेहतरीन शानदार दमदार तेजी है, एकदम फर्स्ट क्लास एक तरफा माहौल बाजार में बनता हुआ दिख रहा है। और स्टॉप लॉस देखिए वागले साहब का 2499, गजब का स्टॉप लॉस है, बहुत ही परफेक्ट, एकदम याद रखने लायक। जी बंसल जी, आपकी विशेष टिप्पणी। अरे अनिल जी, मैं आपको ये अपडेट दे रहा। देखिए सुबह अनिल जी मैंने आपको अपडेट दिया था, कुणाल जी लेट आते हैं। आज तो आपने खुद देखा, जरूरत पड़ी तो कुणाल जी अवेलेबल नहीं थे। और अनिल जी लाइट पड़ते, अनिल जी कैमरा पड़ते ही सबसे ज्यादा जो तैयार होने लगते हैं वो है हमारे जैन साहब। अनिल जी इधर से टिश्यू उठाते हैं, उधर से टिश्यू उठाते हैं, माथे पर गालों पर अनिल जी पूरा टाई पूरा मेकअप जैन साहब करते हैं। और बाकी अनिल जी हम तो हैप्पीली मैरिड हैं, लाइट्स और नो लाइट्स हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं। ये बात लास्ट वाली गलत बोली, बाकी सब सही थी। तो अच्छा भाई जैन साहब, ये जो बार बार आपको लगता है ना ये जैन साहब, अरे जैन साहब जब भी मेरे साथ शो में तो नर्वस हो जाते हैं, इसलिए बार बार वो टिश्यू उठाकर पसीना पहुंचते, कभी सर पे कभी माथे पर। समझा कीजिए, वो कोई ऐसा स्मार्ट दिखने मेकअप करने के लिए चमकने के लिए नहीं कर रहे। अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। बंसल जी क्या बात कर रहे हो आप। तो जैन साहब के भी छूटते हैं, इसीलिए आइए बढ़ते आगे। और जब तक कि आपकी कुछ और बेहतरीन कॉल्स आए तब तक आज रिजल्ट सीजन जोरों पर चल रहा है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मुझे भी सफाई देने दीजिए। अनिल जी, बंसल जी ने पहली बात भी गलत बोली। अनिल जी जब आप मुझे याद कर रहे थे अनिल जी, मैं इस तरह हाथ हिला रहा था, लेकिन बंसल जी अनिल जी पहले कूदकर उन्होंने जवाब दे दिया अनिल जी, तो मैं अनिल जी 2 बजे डॉट पहुंच गया था। ये रिकॉर्ड पर जाए अनिल जी मेरी बात। बिल्कुल, मैं अभी आगे से बायोमेट्रिक सिस्टम बना रहा हूँ, कुछ न कुछ इस तरह का, चिंता न करें। आइए न्यूज पर व्यूज का वक्त है, मुलाकात करेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास से। 2003 में पीजी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी की हुई शुरुआत और दिग्गज डाइवर्सिफाइड भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर है ये कंपनी। और ओईएम्स ओडीएम्स के मोल्डिंग का काम करती है। 45 से ज़्यादा दिग्गज भारत और ग्लोबल ब्रांड्स कंपनी के पास है। नतीजा है आज ही दोपहर में, अभी भी बस थोड़ी देर पहले 1:30 बजे ही रिजल्ट्स आए हैं। 828 करोड़ की आय कंपनी ने दर्ज की, 60% का दमदार उछाल। मार्जिन जरूर थोड़े से कम हुए, 20% से 18%, लेकिन कामकाजी मुनाफा 52% बढ़कर आया है, 76 करोड़ पर पहुंच चुका है, 50 करोड़ से बढ़कर। और जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन, ग्रोस मार्जिन पहले मैंने बताया, ऑपरेटिंग मार्जिन 9.25% के आसपास, आधा परसेंट की करीबन इसमें आई है कमी। लेकिन मुनाफा 43% बढ़कर 28 करोड़ से 40 करोड़ पहुंचा है। दमदार परफॉर्मेंस है। मुलाकात करवाता हूँ आपकी मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गुप्ता साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के। टॉप लाइन तो सर गजब की बढ़ी है, रेवेन्यू इतनी तगड़ी है आपकी, 60% बढ़कर आई है। क्या वजह है सर, इतना एकदम बिजनेस जबरदस्त जोरों में, डिमांड मजबूत है सर? नमस्कार अनिल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को अपने शो पे दोबारा से लेने के लिए। हाँ, जो डिमांड है बेसिकली, जो हमारी कंपनी ने एक डायरेक्शन पकड़ी थी प्रोडक्ट बिजनेस की तरफ जाने की, पिछले 4-5 साल पहले जब हमने डायरेक्शन चेंज करी है, तो उसके रिजल्ट्स हैं। जो हमने इन्वेस्टमेंट्स करी है पिछले 4-5 सालों में प्रोडक्ट बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो मेन हमारा जो ग्रोथ ड्राइवर है वो प्रोडक्ट बिजनेस है, जो प्रोडक्ट्स हम लोग बना के अपने क्लाइंट्स को देते हैं।
तो वो मेजर ग्रोथ ड्राइवर है जिसके कारण हमारा रेवेन्यू में एक सब्सटेंशियल ग्रोथ दिख रही है सर। बहुत ही बढ़िया। तो प्रोडक्ट मिक्स का बड़ा फर्क पड़ता हुआ दिख रहा है। वैसे तो ऑपरेशनल लेवल पर भी नंबर्स मजबूत है सर, आपका कामकाजी मुनाफा 90% बढ़कर आया, ऑलमोस्ट दुगुना हो गया, लेकिन मार्जिन्स में हल्की सी कमी है, थोड़ी, ज्यादा नहीं, हल्की सी। क्या वजह है सर, और क्या इसमें गुंजाइश है सुधार के आगे चलते हुए? सर बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इम्प्रूव हुआ है। सिर्फ जो एबिटा मार्जिन जो है जिसमें हम लोग अदर इनकम पकड़ते हैं वो थोड़ा सा वीक हुआ है। बेसिकली जो लास्ट जो Q4 था, क्योंकि जिसमें हमारे को जो फिजिकल बेनिफिट है स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है वो हमने टेक केयर किया था उसके लिए, वो उसके कारण वो ज्यादा दिख रहा है। जबकि इस क्वार्टर में जो Q4 जो FY23 का उस पर अदर इनकम जो है सिर्फ 2.5 करोड़ के करीब की है, इसलिए वो एबिटा मार्जिन आपको थोड़ा सा वीक दिख रहा है। अदरवाइज अगर आप ऑपरेटिंग लेवल पे देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन हमारा इनफैक्ट इंप्रूव किया है ऑलमोस्ट 1.8% से एज कम्पेयर टू Q4 ऑफ FY22। अच्छा गुप्ता साहब, जो मैं आपके प्रेजेंटेशन में पढ़ रहा था और जो आपके प्रेस रिलीज आया उसमें जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपने बहुत वित्त वर्ष 2024 के लिए भी दमदार आउटलुक दिया है, 30% के आसपास की ग्रोथ का, सही है? और यदि हाँ तो जरा डिटेल में बताएं सर, किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद करें अगले साल? अनिल जी, हम लोग जो सेल्स गाइडेंस हम लोग दे रहे हैं FY24 के लिए वो हम लोग 2800 करोड़ की दे रहे हैं। इसमें जो मेन फोकस का एरिया और जो मेन ग्रोथ ड्राइवर हमारे लिए प्रोडक्ट बिजनेस है। हम लोग अपना वॉशिंग मशीन का बिजनेस, जो एयर कंडीशनर्स का बिजनेस है, उसको काफी ग्रो कर पा रहे हैं। और हमारे पास जो ऑर्डर बुक है, जो हमारे कस्टमर्स की तरफ से जो हमारे पास ऑर्डर है, जो फोरकास्ट है, वो काफी स्ट्रांग है। तो हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हैं कि हम लोग ये 2800 करोड़ का रेवेन्यू हिट कर पाएंगे सर। ओहो, 2800 करोड़ का रेवेन्यू आप कर पाएंगे। और मार्जिन्स क्या रखने की सोच रहे हैं सर? कितना मेंटेन करेंगे सर? 9-9.5%? हाँ सर, मार्जिन का जो लेवल है वो हम लोग अभी जो पकड़ के चल रहे हैं, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन देखेंगे तो 7.5% के करीब का ही हम लोग बजट करके चल रहे हैं। और जो गोइंग फॉरवर्ड जो ऑपरेटिंग लीवरेज और इंप्रूव करेगी तो कोशिश करेंगे कि मार्जिन और इंप्रूव करे सर। बिल्कुल सर, उम्मीद करें कि आपकी जो इस चौथी तिमाही की और पूरे वित्त वर्ष की जो दमदार परफॉर्मेंस आई है वो वित्त वर्ष 2024 में भी आगे और बढ़े। गुप्ता साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तुरंत नतीजे के बाद समय निकाला और हमारे दर्शकों से बातचीत की, पूरा आउटलुक दिया। दमदार नंबर्स आते दिखे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के, और कंपनी की परफॉर्मेंस और स्टॉक की परफॉर्मेंस आपके सामने। 3% मजबूत स्टॉक शानदार प्रदर्शन करता हुआ। आइए नंबर्स देख लें। ग्रासिम, ये है वो स्टॉक जो नतीजे अपने पेश कर रहा है। इस वक्त स्क्रीन पर आपके नतीजे आते हुए दिखेंगे। 6,490 करोड़ का अनुमान था, 6,646 करोड़ पर आय का आंकड़ा आता दिखा, उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर। मुनाफा 814 करोड़ से घटकर 93 करोड़ के आसपास आया है, लेकिन देखेंगे उम्मीद के मुताबिक है या क्या कुछ है, तो इसे उम्मीद की एस्टिमेट के साथ देखना होगा। ये नंबर्स जो आ रहे हैं ये स्टैंड अलोन नंबर आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। नंबर्स कुछ और डिटेल्स हम रखेंगे आपके सामने, लेकिन पहली नज़र में अभी नंबर्स आता हुआ दिख रहा है। ओके, मार्जिन्स काफ़ी घटे हैं, 0.25% से 6.5% घटकर आए। कामकाजी मुनाफा 752 करोड़ से घटकर 425 करोड़। तो दीप जरा देखिए नंबर्स और एक्सपेक्टेशन के लिहाज से कैसा क्या दिख रहा है? अनिल जी, थोड़ा रेवेन्यू का जो आंकड़ा है वो अनुमान से बेहतर है। 6,646 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ आपको दिख रहा है, 4.25% की ग्रोथ। हमारा अनुमान 6,490 करोड़ का था, तो करीब 150 करोड़ से थोड़ा ज्यादा का आंकड़ा रेवेन्यू पर बीट करते हुए दिखा है। तो आय का आंकड़ा तो अनिल जी डेफिनेटली थोड़ा अनुमान से आपको बेहतर आते हुए दिख रहा है। मुनाफा इनका घटकर आया है, 814 करोड़ से घटकर सिर्फ 94 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिख रहा है, 88% की गिरावट है। हमने अनुमान 322 करोड़ का लगाया था मुनाफे में। पिछले साल बेस क्वार्टर में एक 406 करोड़ रुपए का एक एक्सेप्शनल गेन भी था, क्योंकि एक टैक्स क्रेडिट कंपनी को मिला था। इसके अलावा कुछ और एडजस्टमेंट्स भी हैं, तो इस बार हम मुनाफे में गिरावट का अनुमान तो लगा ही रहे थे, बट हमारा अनुमान 322 करोड़ का था, उसके सामने मुनाफा गिरकर सिर्फ 94 करोड़ का आया है। तो देखना पड़ेगा कि जो एडजस्टमेंट्स के अनुमान हम लगा रहे थे उसके अलावा भी कुछ एडजस्टमेंट हुए हैं कि नहीं। बट डेफिनेटली ऑन द फेस ऑफ इट सर, रेवेन्यू का आंकड़ा अनुमान से थोड़ा बेहतर है, बट मुनाफे का आंकड़ा अनुमान से काफी खराब
आपको आते हुए दिखा है। ऑपरेशनली अगर आप बात करें तो यहां पर भी इनका जो कामकाजी मुनाफा है वो 43% घटकर आया है, 752 करोड़ से घटकर 425 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। हमने अनुमान 690 करोड़ के कामकाजी मुनाफे का लगाया था, तो अनुमान से काफी खराब आपको कामकाजी मुनाफा दिखा है और उसकी वजह से मार्जिन्स पर भी बड़ा असर आया है। 11.8% से घटकर 6.5% के इनके मार्जिन्स आए हैं। हमारा अनुमान करीब 10.7% का था। तो ऑपरेशनली बेहद खराब नंबर्स आए हैं। मुनाफे में अनुमान से काफी ज्यादा की गिरावट आती हुई दिखी है। उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स है हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द फेस ऑफ इट सिर्फ रेवेन्यू थोड़ा अनुमान से बेहतर है, बट इसके अलावा नंबर्स काफी खराब है। पिछले साल के 406 करोड़ का बेस बढ़कर आया मुनाफे का, बट उसको भी अगर आप हटा दें तो भी मुनाफे में बड़ा कट आया है। तो कमजोर नंबर्स ही माने जाएंगे सिवाय रेवेन्यू के ग्रासिम के लिए सर। चुका है, इस वजह से शायद आपको बहुत ज़्यादा गिरते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो आजकल सिर्फ नंबर्स ही नहीं, नंबर्स के पहले और नंबर्स के बाद के एक्शन को देखना भी आपके लिए है बेहद ज़रूरी। आइए शेट्टी साहब तैयार हो रहे हैं हमारे साथ। उससे पहले जल्दी से एक बिल्कुल सुपर सीड का सिद्धार्थ जी बुलिश है मिड कैप आईटी शेयरों पर। कोफोर्ज, सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये सारी की सारी मिड कैप आईटी शेयरों की पिक्स इनकी कमाल कर रही है। सिद्धार्थ जी अब भी मिड कैप आईटी शेयर ही है कुछ और? बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने अप्रिशिएट किया और आपने याद रखा। कोफोर्ज तो आज ही सुबह दिया था। तो अनिल जी अभी आप एलिफेंट की बात कर रहे थे, हाथी की बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि डार्क हॉर्स को कैसे भूल सकते हैं जब एलिफेंट की बात हो रही है। तो डार्क हॉर्स लेके आया हूं। लार्ज कैप स्टॉक ही है बट डार्क हॉर्स है और कई बार हमने चर्चा की है, वो है आईटीसी। आईटीसी पे खरीदारी की जाए। टारगेट आपको एक ही टारगेट दे रहा हूं, वो भी पोजिशनल टारगेट है 462 का। 462 के टारगेट के लिए आईटीसी को खरीदना है। सिगरेट बिजनेस जैसे हम जानते हैं सबसे बड़ा है, सेकंड बिगेस्ट एफएमसीजी में सेकंड बिगेस्ट बिजनेस है आज आईटीसी का। मुनाफों में भी अच्छा खासा दमखम दिखा है, 20% के ऊपर का ग्रोथ दिखा है। सिगरेट्स के वॉल्यूम्स 11 से 12% ग्रो हुए हैं और एफएमसीजी 19% से ग्रो हुई है। और ये बता दूं पिछले 4 सालों में एफएमसीजी का बिजनेस अगर किसी का वॉल्यूम के लिहाज से ग्रो हुआ हो तो वो सिर्फ आईटीसी का है। एक्चुअल का भी उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा है। तो आईटीसी का एफएमसीजी बिजनेस काफी बेहतरीन कर रहा है। होटल की ऑक्यूपेंसी अच्छी है, 70% के ऊपर है। तो 462 के टारगेट के लिए आईटीसी पोजिशनल टारगेट। 62 का टारगेट है। आईटीसी रिकॉर्ड हाई पर आईटीसी ट्रेड कर रहा है। एफएमसीजी इंडेक्स भी रिकॉर्ड पर आपको आते हुए दिख रहा है। शानदार परफॉर्मेंस है। और अनिल जी कंजम्पशन लेड रैली हमने रिसेंटली देखी है, सारे एफएमसीजी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, बट आईटीसी इन पर्टिकुलर सर जो समय था जहां से आपने रेकमेंड किया था, भरोसा इस पर जताया था जब मीम्स बनते थे 200 रुपए के आसपास, वहां से आज 450 250 रुपए की गेन आईटीसी पर आपको आ चुकी है उन लेवल से जहां से बात करना शुरू किया था। अभी भी बेचने का सोचना भी मत दीप, बहुत पाप लगेगा, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल जिनके पास है कुंडली मार के बैठ जाओ। 450 का भाव है। 50-60 रुपए कितने अरमान मुझे भी बताएंगे कि उनको याद होगा कितना 60 रुपए से ज़्यादा का डिविडेंड आ चुका है 2 साल में। इफेक्टिवली आपके 500 रुपए के ऊपर का भाव हो गया। कभी कभार तो आपकी किसी अच्छे दिग्गज शेयर में, निफ्टी के शेयर में ढंग के टाइम पे एंट्री होती है और ऐसे लेवल पे एंट्री और ऐसे टाइम पे हो जाती है कि फिर वो बढ़ जाता है तो आपके पास कुशन बहुत आ जाता है। अब आज कोई भी ये नहीं सोचेगा कि वापस आईटीसी 200 जाना है, तो आपके पास कंफर्ट बहुत है ना। जब ये कंफर्ट होता है तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाते हो। और उसके बाद हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया आ रही है, डिविडेंड भर भर के दे रहे हैं, तो फिर और क्या चाहिए मतलब आपको स्टॉक से। उसके बावजूद भी नहीं रखना तो मतलब फिर आप चाहते क्या हो लाइफ में। मतलब आईटीसी हर रोज बढ़े, मतलब आईटीसी हर साल दुगुना हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो सिंपल सी चीज़ है, जब तक किसी भी फंडामेंटल में कोई भी कमजोरी के संकेत ना आए, जब तक वैल्यूएशन दूसरी कंपनियों के मुकाबले 8 पार में, तो ये नहीं कहता उनसे महंगा हो जाए, उनके बराबर भी ना आ जाए, तब तक बेचने की कोई सोचने की भी जरूरत नहीं। तो अभी भी ये अच्छा है। अगर यही परफॉर्मेंस आती रही दीप तो अल्टीमेटली इसको 700-800 रुपये तो होना ही है, तो उस तक के लिए रखिए। अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस कहीं खराब होना शुरू होगी तो यहाँ पता चलेगा, तब बताएंगे। बाकी बिल्कुल दिमाग में मन में लाना भी मत कि बेचना है, बेचना अच्छे भाव में। कई लोग, अभी मैं यहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस में हूँ तो कितने लोग आईटीसी के बारे में पूछते हैं, सर हमने ले लिया, बहुत अच्छे टाइम पे लिया, डबल हो गया, अब बेच दें। मतलब तो बड़ा पैसा कब बनाओगे, ऐसे बेच देंगे। बार बार हर वक्त बेचने का मन बड़ा आता है। और वैसे उनकी गलती भी नहीं, कई बार होता भी ऐसा कि स्टॉक बढ़ जाता है, नहीं बेचते, फिर नीचे आ जाता, लगता है मिस कर गया। लेकिन इस स्टॉक पे पूरा कॉन्फिडेंस है। आराम से शांति से अपने पोर्टफोलियो में छोड़ दें, देखें न रोज टटो लेना। और अगर कभी आईटीसी पे ओपिनियन आ भी रही हो तो आप ये समझिए मेरे काम की तो है ही नहीं,
ठीक है, ट्रेडिंग के हिसाब से बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट वालों को होल्ड करना है। आइए बिगुल, एक सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब, बताएं सर क्या है इरादा। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स है, दोनों कैश मार्केट के, जिनमें खरीदारी करने की सलाह। बताएं सर पहला वाला। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। स्टॉक का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक, जो अभी 388 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। इस स्टॉक को मैंने कई बार रिकमेंड किया है निचले लेवल से, वहां से बहुत अच्छे दमदार रिटर्न्स इसने दिए। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 410 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना 380 का। ये कंपनी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार में है, जिसमें मेनली ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस, इस तरह का काम करती है। इसके अलावा फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है इनका, और जहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लगातार ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। जिस तरह से दुनिया भर में एनवायरनमेंट कंसर्न्स है, तो इस सेगमेंट को भी बहुत अच्छा एक्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है अराउंड 5000 करोड़ की, मार्की क्लाइंट लिस्ट है, पावर ग्रिड, आईओसी, टाटा केमिकल, टाटा पावर सबको कैटर करती है। फिर जो स्मार्ट मीटर का भी जो कारोबार है, वहां पे भी अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं। हाल ही में इनको एक जम्मू कश्मीर से भी बड़ा ऑर्डर मिला है, करीबन 350-400 करोड़ का, 2.5 लाख स्मार्ट मीटर्स के लिए। और अनिल जी, इसमें एक जो बड़ा ट्रिगर आने वाले क्वार्टर्स में आने है, वो रहेगा इनका जो फोरे कंपनी ने किया है डेटा सेंटर के कारोबार में। इनका एक चेन्नई में 40 मेगावाट का डेटा सेंटर शुरू होने जा रहा है, जो जुलाई 2023 इसी साल जुलाई में शुरू होना है। और वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और चूंकि इनके पास खुद का रिन्यूएबल एनर्जी है, अराउंड 130 मेगावाट का विंड पावर कैपेसिटी है, तो ये जो डेटा सेंटर है वो ESG कंप्लायंट है। तो ये जितनी दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, इन सबको काम कर सकते हैं उस डेटा सेंटर में। और कंपनी के प्लान्स बड़े हैं, अराउंड 250 मेगावाट तक डेटा सेंटर करने का प्रोग्राम है बाई 2030, जिसके लिए ये 15,000 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहे हैं, और एक फॉरेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर को भी खोज रहे हैं। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, FIs DIs का भी अच्छा खासा भरोसा, अराउंड 28% ओन करते हैं, जिसमें सब नामी गिरामी नाम है। और इस कंपनी के शायद तिमाही नतीजे इस तिमाही के आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, शायद मंडे या ट्यूसडे को आएंगे। मैं बुलिश हूँ नतीजों के लिहाज से भी, मुझे लगता है स्टॉक को खरीदना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 410, स्टॉप लॉस ऑफ 380। ओके, तो ये है आपके लिए टेक्नो इलेक्ट्रिक, जहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी। सीटी साहब की तरफ से उनकी पहली कैश पिक। बताएं सर, आज का दूसरा कॉल कौन सा रहेगा? दीपांशु, आज का दूसरा स्टॉक है, एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। स्टॉक का नाम है जमुना ऑटो, जो अभी 102 के लेवल्स पे ट्रेड करता है स्टॉक। पहले शॉर्ट टर्म टारगेट है 112 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 98 का। ये एक मार्केट लीडर है ऑटो सस्पेंशन सॉल्यूशंस में। कंपनी मेनली लीफ और पैराबोलिक स्प्रिंग्स बनाती है, जो जितने भी मेजर कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है सबको कैटर करती है। फिर एक यूके की कंपनी के साथ भी इनका टाई अप है, टेक्निकल टाई अप। फंडामेंटल्स बहुत ही जबरदस्त है, कंपनी के रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27%। दिसंबर तिमाही बहुत अच्छी थी, पैट था 41 करोड़ का, जो पिछले साल 37 करोड़ का पैट था। और इसके भी तिमाही नतीजे आने वाले वीक में ही आने हैं, नेक्स्ट वीक, तो उस लिहाज से भी अच्छा लगता है। और बाकी FIs DIs भी बुलिश लगते हैं, अराउंड 20% स्टेक ओन करते हैं स्टॉक पे। मैं बुलिश हूँ और मुझे लगता है यहाँ पे खरीदना चाहिए 112 के टारगेट के लिए। 12 के टारगेट के लिए जमुना ऑटो, इस पर करें खरीदारी। ऑटोज पे तो बढ़िया मूव चल ही रही है। शुक्रिया सीरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और रोज की तरह अपनी बेहतरीन कॉल्स शेयर करने के लिए भी। आइए लेते हैं अब अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ज्यादा खास चल नहीं रहा है इस समय अनिल जी। 50 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम फ्लैट आपको इस समय दिखेंगे। यूरोप में मिला जुला कारोबार है, यूके और फ्रांस में हल्की बढ़त है, जर्मनी थोड़ा नीचे दिख रहा है, बट कुछ बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार है। एशिया ठीक था, ज्यादातर पॉजिटिव ही बंद हुआ था। हमारे बाजार ऑफकोर्स डेज हाई पर है सर। अमेरिका के बाजार और यूके के बाजार मंडे को बंद रहेंगे, तो आज जो भी एक्शन होगा वो फिर 3 दिन के लिए बंद रहेंगे, फिर ट्यूसडे को ही उनका एक्शन आएगा। एंड ऑफ कोर्स यूएस की कर्ज सीमा पर डील तो होने ही वाली है। बताएं सर, मुझे वैसे जवाब तो मालूम है क्या करने वाले हैं, बट बताएं क्या करना है इस समय। ये बंद क्यों है? उनका कुछ मेमोरियल डे करके कुछ छुट्टी है उनकी, जिसकी वजह से वो बंद है सर मंडे। अच्छा, तो कौन कौन बंद है? एक तो अपना और यूके। हाँ, अमेरिका और इंग्लैंड दोनों ना? जी सर, अमेरिका और इंग्लैंड।
मंडे, लेकिन आज खुले रहेंगे तो सोमवार सुबह के लिए तो हमें संकेत मिल जाएंगे। हाँ, तो दीप बात ये है कि करनी तो तेजी है, आपको तो पता ही है, बराबर है। तो अभी भी मूड वही है और ये 18,500 आ गया तो ये देख के कहने लगे कि बड़े लेवल पे आया है, राउंड फिगर टाइप वाला लेवल 18,000 बड़ा होता है, फिर 18,500 बड़ा होता है, रुकेगा अटकेगा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं भाइयों। और इनफैक्ट अब दीप एक और बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ जो बड़ा बोल्ड है, ध्यान से सुनिएगा आप। यहाँ से आपको तेजी की पोजीशन और बढ़ानी चाहिए। अब सुन के कैसा लगा आपको? जबकि 18,500 का लेवल आमतौर पर बड़ा लेवल होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बढ़ानी, क्यों बढ़ानी है मैं बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो आज से वीकली सीरीज शुरुआत हुई है 18,400 पर है, 1 करोड़ 30 लाख शेयरों का। बैंक और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में 19,200 का है। सुबह हमने जिसका जिक्र किया था 88 लाख शेयर, वो छोड़ दो, हमारे काम का ही नहीं है। 19,200 हमको नहीं चाहिए 1 जून के पहले, हम आराम से जाएंगे 19,200, कोई हड़बड़ी जल्दी नहीं। 18,400 पर ही कॉल राइटर्स भी खड़े 78 लाख शेयर, जो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो 19,200 के कॉल राइटर्स को अलग निकाल दें, एक्सेप्शनल है, तो आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,400 के पुट पर भी है, 18,400 के कॉल पर भी है। अब वो कॉल राइटर 100 पॉइंट तो हो गया रिवर्स। मार्केट है डे हाई पर नहीं, सॉरी, मंथ हाई पर, मंथ हाई भी नहीं, सॉरी, 16,825 से जहां से आपने तेजी की शुरुआत की उसका हाईएस्ट लेवल है ये। सो ऐसे में ऊपर से 18,400 का आपका कॉल राइटर शॉर्ट, 18,450 शॉर्ट, 18,500 भी, जहां पर 76 लाख शेयर भाई साहब ये सोमवार को चढ़ के खरीदारी करेंगे, शॉर्ट कवरिंग करेंगे। तो पहली चीज ये, अब आपको फिर से मैं कहूंगा शॉर्ट नहीं रहना है। निफ्टी ने 18,458 का हाई क्रॉस किया है अभी तक का, उसके बाद अब आपको शॉर्ट नहीं रहना है। अब ये है कि 18,500 पे शॉर्ट काटनी है, 18,450 पे, 425 पे काटनी, वो आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन काटनी ये ध्यान में रखिए टेक्निकली आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। और ऐसे में आपको निफ्टी यहां भी लेना है। अगर 18,450-25 के आसपास एंट्री करने को मिले तो कहना ही क्या, थोड़ा इंतजार कर लिए भले, लेकिन व्यू तेजी का रखिए, टुकड़ों टुकड़ों में लेते रहिए। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर लेवल आ रहे हैं निफ्टी की बात। अब आइए दीप बैंक निफ्टी में, कहां पे है बैंक निफ्टी? 44,000 को ऊपर है कि नीचे है? 1 मिनट, 44,028। बैंक निफ्टी भी दीप कमाल करने को तैयार है। आमतौर पर मैं 44,150 की रेंज में कहता हूं कि आप शॉर्ट करिए और 44,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर किसी को करना ही है तो जरूर करें, लेकिन एक ही कंडीशन पे कि 44,200 के बाद भाई साहब बिल्कुल भी शॉर्ट रहना मत, काट ही लेना। मैं तो ये भी कहूंगा कि ना करें तो बेहतर है, नई शॉर्ट इनिशिएट मत करिए। लेकिन किसी को 100-200 पॉइंट के लिए करनी है मस्ती की, 43,800, 43,700 आएगा तो मैं फिर काट लूंगा, वो बार बार सिंगल रहने का टाइम अब जा रहा है। अब ये ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। सुबह हम जब पूरे महीने की बात कर रहे थे तब भी हम यही कह रहे थे कि ये ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। जून के महीने में आपको मजबूती की तरफ ट्रेंड रहना चाहिए शुरुआत में। सो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में भी अब फ्रेश शॉर्ट बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ऊपर में 44,200 पार हो तो बिल्कुल काट लेनी चाहिए, नीचे में 43,700, 43,800 की रेंज में आए तो खरीदारी करनी चाहिए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ बता दूँ। जो डेटा आपको बता रहे हैं 43,700, 43,500, 43,700 अब बैंक निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया है। 44,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट की लेवल है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है, उसके ऊपर आज बंद होने की फिर से तैयारी करता हुआ दिख रहा है। इसलिए नो डाउट 18,500, 44,000 थोड़े बड़े इंपॉर्टेंट लेवल जरूर है, और वहां पर कई बार आपको डर लगता है कि थोड़ा नीचे आ जाए तो ले ले, भले इंतजार कर ले। अगर घंटे भर में आपको नीचे मिले तो बहुत बढ़िया, समझो 100-150 पॉइंट, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे मिल जाए, 50-75 पॉइंट निफ्टी में नीचे मिल जाए प्रॉफिट बुकिंग से, तो एंट्री कर लीजिए, या थोड़ा अभी ले लीजिए थोड़ा नीचे में। व्यू बहुत क्रिस्टल क्लियर है, तेजी का रखना है। जी दीप क्लियर है, तेजी का रखना है, नए हाई की तरफ मूव कर रहा है बाजार। निफ्टी पर भी अनिल जी कह रहे हैं आप खरीदारी करिए, और मौका आपको मिल रहा है क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है। शॉर्ट तो मत रहिए, ये तो आपके लिए क्लियर हो गया है, और तेजी की पोजीशन अगर बढ़ा सकते हैं तो मौका उसका भी लेना है। तो बढ़िया एक्शन बाजार में इस समय आपको आते हुए दिख रहा है। इस बीच कुछ और नंबर्स भी आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। BEML के नंबर्स अभी थोड़ी देर पहले आए थे, उस पर रखिए नजर। पावर मेक के नंबर्स आए हैं, अभी EMI के भी नंबर्स आ रहे हैं, तो अर्निंग्स भी फ्रंट एंड सेंटर आपके लिए आती हुई इस समय दिख रही हैं। तो अनिल जी, नंबर्स और उसके साथ साथ बाजार को भी बड़ा बूस्ट इस समय स्क्रीन पर मिल रहा है सर। बिल्कुल, तो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं और ये नंबर्स पर फोकस करिए, एक के बाद एक आते रहेंगे, जाते रहेंगे लगातार। EMI हाल ही की लिस्टेड कंपनी, इसके नंबर्स आए
क्या बात है, स्टॉक 4% मजबूत दिख रहा है। कामकाजी मुनाफा 89 करोड़ से 81 करोड़ बढ़कर आया, तो नंबर्स स्टेबल हैं EMI के, ये आप देख सकते हैं। आइए आशु सर भी हमारे साथ तैयार हैं, एक बार आशु सर से भी उनकी राय भी ली जाए बाजार पर, निफ्टी पर, और साथ ही अगर उनकी तरफ से कोई स्प्रेड है तो वो भी जान लें। बताएं सर, स्वागत है आपका। अनिल जी, निफ्टी पे तो राय जो पिछले वीक थी या जो पिछले 8-10 दिन से थी कि इतनी स्ट्रॉन्ग लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में जो इंडेक्स था, जब भी उसमें थोड़ी उथल पुथल भी आई, कई लोगों ने ट्रोल भी किया। अनिल जी कुछ ने तो ये भी कहा कि जब मंदी की बातें करने वाले तेजी में आ जाए तो ये हो जाएगा। बट अनिल जी जो डेटा है, जो स्ट्रक्चर है, जो टेक्सचर ऑफ मार्केट का है, मुझे अभी भी वो 19,000 की तरफ लग रहा है, तो लग रहा है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता अनिल जी। मतलब किसी भी मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं लग रहा अनिल जी। देखिए बीच में चेंजेस होते रहेंगे, इंट्रा डे इंट्रा वीक फॉल्स भी आएंगे, एक्सपायरी के इफेक्ट भी आएंगे, लेकिन जो बड़ा मूव है अनिल जी वो तेजी का है, और वो पूरा मतलब लक्षण है मार्केट के कि हम 19,000 की तरफ जा रहे हैं। इतनी वाइड स्प्रेड अनिल जी जो स्पेक्ट्रम है, मतलब चाहे वो सन फार्मा हो, चाहे HUL हो, चाहे वो बैंक हो या रिलायंस हो, मतलब मेटल्स हो, अक्रॉस द बोर्ड जिस तरह से दिख रहा है, तो कोई ऐसी चीज अनिल जी दिख नहीं रही कि जो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो ऐसे में क्यों नहीं बढ़ सकता या क्यों नहीं बढ़ेगा? तो अनिल जी जो पुराने शॉर्ट चल रहे हैं वो तो मानने को तैयार ही नहीं है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं रहना। तो ऑल थिंग्स पुट टुगेदर अनिल जी निफ्टी बिल्कुल ऊपर की तरफ ही लगता है मुझे 19,000 की। बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस है, वो अभी भी रह सकती है अनिल जी। मैं कह रहा हूं जब स्ट्रेंथ जिसमें उसमें रही है, ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी खराब हो जाएगी अलग से, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है कि कोई कुछ हो सकता है कि उसका कंपोनेंट इतना ना चले। तो अनिल जी मैं अभी 2 कॉल देता हूं, उससे पहले अनिल जी एक बात, मैं मॉर्निंग की आपकी डिस्कशन वो सुन रहा था, उससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं अनिल जी। आप वो सुबह कह रहे थे कि कुणाल जी 1, कुणाल जी 2 और कुणाल जी ओल्ड, कुणाल जी न्यू। अनिल जी देखिए हम जिस देश में रहते हैं, मुझे लगता है मतलब मेरे समेत, आपका नहीं पता, मतलब 90% लोग हैं जिनके यहाँ पे अनिल जी प्यार से माँ बाप अपने निकनेम रखते हैं, चिंटू, बिंटू, टिंकू, बिट्टू, इस तरह के। तो अनिल जी अगर आप में मतलब प्यार से कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुणाल जी को कुन्नू कहना चाहिए, और अगर आपको फॉर्मल रहना है तो कुन्नू जी कह दीजिए। तो अनिल जी मैं तो प्यार से कुन्नू बुलाऊंगा, तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मेरी सजेशन ये अनिल जी, इतने बड़े बड़े नाम, ये ओल्ड न्यू 1 2 मत करिए, प्यार से बुलाइए उनको अनिल जी, कुन्नू बुलाइए आगे से, बाकी कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं। देखो क्या है, कुछ कुछ नाम जो होते हैं ना, जो प्यार से बुलाने वाले, वो सिर्फ एक ही बुला सकता है, बाकी सब बाबू, सोना, बच्चू, कुन्नू, ये बुलाने की अथॉरिटी एक ही को है, बाकी सबको नहीं है ना। तो उसमें आप फिट होते हैं तो अलग बात है, बाकी हम नहीं बुला सकते। हमारे तो इसलिए बुजुर्ग कुणाल जी, जवान कुणाल जी, यही ठीक है। तो बिल्कुल आप अपना दिखते हैं, तो अनिल जी जरूर रखें। जी सर। तो अनिल जी एक तो अनिल जी मुझे लगता है कि हमने सारे स्टॉक्स की बात की, हमने कल HCL टेक भी अनिल जी क्लाइंट्स के लिए लिया, मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है। तो अनिल जी अपना मतलब मुझे लगता है कि इंडेक्स ही ले लेना चाहिए। जब इतना स्पेक्ट्रम तेज है तो एक तो निफ्टी बिल्कुल इन द मनी कॉल्स लेके बैठ जाना चाहिए। एक अनिल जी मेटल्स भी अब लगता है कि मुझे फिर कैचअप करेंगे, थोड़े सबड्यूड रहे हैं। NMDC की कॉल अनिल जी, NMDC की 106 रुपए के स्ट्राइक की कॉल 3.5 रुपए में मिल रही है अनिल जी। 3.5, 3.55, 3.45 यही रेट है। बड़ा लॉट साइज होता है और अनिल जी छोटा प्राइस होता है, तो मतलब बढ़ा के कभी नहीं लेना चाहिए। 3.5 रुपए की अनिल जी NMDC की कॉल है। 103 रुपए NMDC अगर ब्रेक कर जाए तो उसका वो स्टॉप लॉस है, उसका अपने भाव का स्टॉप लॉस नहीं है। पूरा महीना पड़ा हुआ है अनिल जी, 3.5 रुपए की NMDC की कॉल लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये भी डबल हो जाएगी। एक अनिल जी HCL टेक में आज जिस तरह की मूव आई है, जो हमने कल भी आइडेंटिफाई की, बहुत अच्छा लग रहा है अनिल जी। लेकिन अनिल जी लेना ऑप्शन के थ्रू चाहिए, तो अभी 1142 का फ्यूचर चल रहा है। 1100 की अनिल जी डीप इन द मनी कॉल लेके और 1160 की अगर हम एक कॉल बेचते हैं तो इसकी कॉस्ट आएगी 35 रुपए। तो अनिल जी 1135 का मेरा HCL टेक खड़ा हो जाएगा। 1142 ऑलरेडी भाव चल रहा है, 7 रुपए इन द मनी में हूं अनिल जी। HCL टेक का भी स्प्रेड बनाना चाहिए। महीना भी अनिल जी जून शुरू नहीं हुआ, निफ्टी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स में अनिल जी HCL टेक, बाकी स्टॉक्स भी बाकी पैनलिस्ट ने कवर किए हैं। तो जैसे मैंने बोला HUL, सन फार्मा, HCL टेक और रिलायंस, बिल्कुल रिलायंस लीड कर रहा है और मेटल्स भी करेगा। तो अनिल जी ऑल इन ऑल अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं रखना चाहिए और तेजी की तरफ ही, मतलब जो स्टॉक जिसको पसंद है स्प्रेड से 1:1 से 1:2 बिल्कुल नहीं करना, पिछले महीने से बंद किया हुआ है क्योंकि वो ऊपर का है। ओके सर, और इस बीच आप बात भी कर रहे थे और सन फार्मा के नंबर्स भी आ गए हैं, तो एक बार सन फार्मा के नंबर्स भी हाईलाइट कर देते हैं।
घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी। हमने एक्सपेक्ट भी किया था 2277 के घाटे के मुकाबले 1980 करोड़ का मुनाफा आया है और बिल्कुल अनुमान मुताबिक आया। हमने भी एग्जैक्टली इसी फिगर का अनुमान लगाया था, तो बिल्कुल अनुमान मुताबिक 1980 करोड़ का मुनाफा आपको आते हुए दिख रहा है। घाटे से मुनाफे में आई सन फार्मा, तो ये तो अच्छी बात है। अब रेवेन्यू ग्रोथ इनकी कैसी रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमने अनुमान लगाया है 10,980 करोड़, ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू आना चाहिए इस बार। और पिछले बार का रेवेन्यू इनका था 9,447 करोड़ का। तो रेवेन्यू में भी हम हेल्दी ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं, 16% की ग्रोथ का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। जहां तक इनकी आय का सवाल है 10,930 करोड़, तो अगेन ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक ही रेवेन्यू और प्रॉफिट का आंकड़ा आपको आते हुए दिख रहा है। और मजबूत नंबर्स कहीं जाएंगे सन फार्मा की तरफ से। ऑन फर्स्ट कट तो अच्छे ही दिख रहे हैं। अब ऑपरेशनल बेसिस पर देखना पड़ेगा कैसी इनकी परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 31% की कामकाजी मुनाफे में ग्रोथ, और साथ ही मार्जिन भी हम एक्सपेंशन की उम्मीद लगा रहे हैं। 23% से मार्जिन 26% आने चाहिए, ये हमारा अनुमान है जहां तक सन फार्मा का सवाल है। बट ऑन फर्स्ट कट डेफिनेटली अनुमान से बेहतर नंबर्स दिख भी रहे हैं सन फार्मा के। कुणाल जी, एक बार जरा चार्ट भी आप पुल अप कर लीजिए सन फार्मा, क्योंकि नंबर्स के बाद रिएक्ट कर रहा है। 1980 करोड़ का मुनाफा आया है 2277 करोड़ के घाटे के मुकाबले एकदम अनुमान मुताबिक, और 10,930 करोड़ की आय आई है। हमारा अनुमान 10,980 करोड़ का था। अगेन बिल्कुल अनुमान मुताबिक ही आय का भी आंकड़ा आया है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? देखिए, एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है दीपांशु, और मुझे लगता है कि एक बहुत क्रिटिकल हर्डल है 965 रुपए के आसपास। 965 का लेवल अगर सन फार्मा निकाल जाता है तो आपको इसमें वापस से 1000, 1050 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, और अगर ये स्टॉक 965 पार करके आज क्लोज देता है तो खरीदारी की भी राय है। और एक बार जरा सिद्धार्थ जी से भी मैं राय लेना चाहूंगा, क्योंकि सन फार्मा के ऑपरेशनल नंबर्स भी बिल्कुल वैसे ही हमने जैसे अनुमान लगाया था। 2830 करोड़ का यहां पर आपको कामकाजी मुनाफा आते हुए दिखा है। हमारा अनुमान था 2844 करोड़ का। 30% की बढ़त है, बिल्कुल अनुमान मुताबिक है। मार्जिन 25.9% के आए हैं, 23.1% से बढ़कर। हमारा अनुमान भी 25.9% का था। तो ऑलमोस्ट टू द पॉइंट एग्जैक्टली अनुमान मुताबिक नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। बट सिद्धार्थ जी, मजबूत परफॉर्मेंस सन फार्मा की तरफ से, फाइनली एक अच्छी सॉलिड परफॉर्मेंस सन फार्मा से दिख रही है। सर, कोई राय इस पर? बिल्कुल, काफी क्वार्टर्स के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखी है। दीप, आप एकदम सही कह रहे हैं। तो वही कहूंगा कि धीरज का फल मीठा ही होता है। तो अब बहुतों ने कई समय के लिए इसको होल्ड करके रखा है, परेशान हुए हैं। अब नंबर्स आने चालू हुए हैं, परफॉर्मेंस तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको प्राइस अप्रिसिएशन भी अच्छी देखने मिले। तो आपने जब इतना टाइम होल्ड किया है तो इसको और होल्ड करें 3 से 6 महीने के लिए। मैं मानता हूं कि आपके प्राइजेस भी वापस आ जाएंगे और परफॉर्मेंस भी बेहतर रहेगी। ये नंबर्स देख के काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। ये देखना पड़ेगा डीप डाउन द रूट्स कि यूएस के नंबर्स कैसे आए हैं, यूएस के आंकड़े कैसे आए हैं, ग्रोथ कैसी है, इससे फर्दर रोड मैप भी पता चलेगा। फर्दर रोड मैप भी यूएस की परफॉर्मेंस से पता चलेगा। बट एसेंशियली बढ़िया नंबर्स आए हैं सन फार्मा की तरफ से, और जो अनुमान लगाया था बिल्कुल उसके मुताबिक आए हैं। स्टॉक भी इस समय आपको अच्छे मजबूत रिएक्शन दिखा रहा है। तो सन फार्मा, इस पर रखिए नजर। आइए, विश्वेश जी भी है हमारे साथ, और विश्वेश जी से भी कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करनी है। विश्वेश जी, एक और स्टैंड आउट काउंटर है कमिंस। आज सुबह हम इनके मैनेजमेंट से बात भी कर रहे थे, न्यूज पर व्यूज में हमारे साथ जुड़े भी थे। वायदा कारोबार का तीसरा बिगेस्ट गेनर है, और जबरदस्त मूव आ रही है सर। आगे की परफॉर्मेंस को लेकर भी काफी कॉन्फिडेंस है मैनेजमेंट में। वैसे भी ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं। चार्ट्स क्या कहती हैं विश्वेश जी कमिंस की? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, ये स्टॉक के टिपिकल पैटर्न है। अगर आप लास्ट 1.5 साल का पैटर्न देखो तो ऑलमोस्ट 10 to 15% की रैली करके उसके बाद में 5 to 7 वीक का साइडवेज मूव हो जाता है। तो अगर आप रिसेंटली देखोगे तो मार्च के हाई से ऑलमोस्ट 6-7 वीक्स का साइडवेज मूवमेंट था, और अब चल रहा है। तो अगर आप एटलीस्ट अप्रैल के लो से भी इसको पकड़ो और वहाँ से 15% प्रोजेक्ट करो, तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी 1860-1900 के टारगेट बनते हैं। आज काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखा जा रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा है, होल्ड करना चाहिए। अब जब भी अगर कोई पुल बैक आता है और पुल बैक में सपोज 1690 तक मिलता है, मेरे हिसाब से इसको बाय करना चाहिए। आई थिंक इट इज हेडिंग टू 1800 प्लस। ओके, तो ये है आपके लिए क्यूमिंस पर राय आती हुई इस वक्त। आइए बढ़ते आगे, और बिल्कुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का।
बताएं सर। अनिल जी, चार्ट कॉर्नर पिक से पहले एक अपडेट है। हमने एक कॉल दिया था टीसीएस में कि खड़ी तेजी आएगी, तो वो अनिल जी तेजी आई थी, फिर रुक गई। जैसे आप गोवा के लिए प्रस्थान करें वो रुक गई, और जैसे ही अब आपका गोवा से वापस मुंबई के प्रस्थान का समय आ रहा है तो वो स्टॉक दोबारा से फायरिंग के लिए रेडी है। तो जिन्होंने ले रखा है होल्ड टाइट, सेट टाइट। और अभी जो चार्ट कॉर्नर पिक है वो डाबर है। डाबर भी एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है, पूरा एफएमसीजी हरकत में है, और डाबर के अंदर भी एक नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल, पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, एक पैटर्न होता है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, और उसका बिल्कुल अप्रतिम नमूना आपको चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है। ब्रेकआउट आ चुका है आज के ट्रेड में, डाबर खरीदारी करके चले। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 539 पर, 539 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 555 रुपए का, 555 का। इवेंचुअल टारगेट 570 का। खरीदारी की राय है डाबर। 570 के टारगेट के लिए करें डाबर में खरीदारी है। और जैसा बंसल जी ने बताया कि मैं गोवा आया तो स्टॉक मूवमेंट में आया, मैं वापस मुंबई आ रहा हूँ तो स्टॉक मूवमेंट में आ गया। अगले 2 हफ्ते बंसल जी मेरा कोई ट्रेवल का प्लान नहीं है, तो क्या फिर स्टॉक ठंडा रहेगा, चलेगा नहीं, न गिरेगा न बढ़ेगा, ऐसा मैं मान लूं? नहीं अनिल जी, मंडे को टारगेट अचीव हो जाएगा अनिल जी, स्टैंप लगवा लेंगे, उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। हाँ ना, बाद में आप कह दो कि आपने तो बताया ही नहीं कि आप तो कहीं आ नहीं जा रहे हो, आ रहे हो नहीं जा रहे हो, आपके चक्कर में आपने आ रहे जा रहे हो तो मेरा स्टॉक नहीं चल रहा। मतलब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ जाए उससे पहले मैं क्लियर कर लूँ। अब मेरी जिम्मेदारी तो खत्म है ना मुंबई आने के बाद की। नहीं अनिल जी, हमारी कॉल की जिम्मेवारी अनिल जी 2 मजबूत कंधे हैं अनिल जी, मेरा और कुणाल जी का, हमारी है अनिल जी। आपका तो समझ में आ, कुणाल जी तो ऐसा कुछ मान नहीं रहे कि उनके कंधे। कुणाल जी आपके भी कंधे मजबूत है बंसल जी की तरह जी? नहीं अनिल जी, शब्दों पर गौर करें अनिल जी। बंसल जी ने कहा 2 मजबूत कंधे हैं मेरे और कुणाल जी के, 2 मजबूत, तो केवल 2 ही कंधे मजबूत है अनिल जी 4 में से। अच्छा, वो आपके तो कौन सा पैटर्न होता है ना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसमें एक शोल्डर ही होता है, एक इसका एक इसका। चलिए बढ़िया है, लेकिन दोनों मिलाकर मजबूत हैं, ये अच्छी बात है। आइए एक बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सिद्ध। बताएं सर। अनिल जी, ऑटोमोबाइल कंपनी टीवीएस मोटर पे कॉल है। टीवीएस मोटर जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 1340 का 1340, और पोजिशनल टारगेट रखना है 1370 का। अब अपाचे और जुपिटर ब्रांड ने तो अच्छा परफॉर्म किया ही है, बट अब नए जो ब्रांड्स है रोनिन और रेडियन, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ब्रांड है iQube, उसने तो 330% का ग्रोथ देखा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स इज कंसर्न। तो मुनाफों में 50% का ग्रोथ देखा गया है। अगर पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो टीवीएस मोटर 3 महत्वपूर्ण कारण के लिए आपको खरीदना है। सबसे पहला, अपटर्न हो रहा है डोमेस्टिक मार्केट में और एक्सपोर्ट्स में। दूसरा, मार्केट शेयर का गेन कर रही है क्योंकि ये नए ब्रांड्स और जो नए प्रोडक्ट्स ला रही है, इसके कारण मार्केट शेयर गेन हो रहा है। और तीसरा, मार्जिन एक्सपेंशन दिख रहा है टीवीएस मोटर्स में। तो 1340 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 1370 का पोजिशनल टारगेट टीवीएस मोटर्स। बिल्कुल, टीवीएस मोटर्स, इस पर आप भरोसा रखिए, और स्टॉक में भी जबरदस्त मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। अच्छे एक्शन है ये काउंटर। आइए एक और स्पेस जहां पर जबरदस्त एक्शन बना हुआ है, कंजम्पशन स्टॉक्स, जिसकी हम बात कर ही रहे थे। आईटीसी रिकॉर्ड तोड़ तेजी पर है, बट इसके साथ एक और काउंटर है जिसमें जोरदार तेजी आई है, और इसने ना ही अच्छे रिकॉर्ड्स छुए हैं लेवल्स पर, बट अपने बाकी एफएमसीजी पीयर्स के मुकाबले कुछ बढ़िया आउट परफॉर्मेंस भी जताई। कौन सा ये स्टॉक और क्या बन रहा है इसमें एक्शन, आइए समझते हैं एक बार वरुण के साथ। वरुण बताइए। तो दीप, स्टॉक का नाम भी वरुण बेवरेजेस ही है, इसलिए आप लेकर आए। हाँ, इसके पहले क्या हो, इसके पहले काफ़ी बार मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन आज इसको बताने की काफ़ी अहम वजह है। एक तो स्टॉक ने अपना लाइफ हाई छुआ है, नो डाउट अच्छे मोमेंटम में, और लाइफ हाई लगातार स्टॉक बनाते जा रहा था, लेकिन अब ये एफएमसीजी स्पेस में मार्केट कैप के लिहाज से चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। HUL, ITC, नेस्ले, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वरुण बेवरेजेस का नाम आता है। दरअसल आज इसने ब्रिटानिया का जो मार्केट कैप है उसको भी आउटपास कर दिया है,
और करीब करीब 1,10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था। अगर इस कंपनी के हाई के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट कैप है ब्रिटानिया का, उसके ऊपर भी वरुण बेवरेजेस का काउंटर जा चुका है। एक साल में अगर आप देखेंगे तो करीब 138% के आसपास की रैली इस काउंटर में आ चुकी है। और लिस्टिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक करीब करीब 14 गुना हो चुका है। 2016 में आईपीओ आया था, इशू प्राइस 445 के आसपास का था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 3 बार ये कंपनी बोनस इशू दे चुकी है और करीब 16 रुपए के आसपास का डिविडेंड दे चुकी है। हाल ही में कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का भी ऐलान किया है, यानी कि लगातार अपने इन्वेस्टर्स को ये कंपनी रिवॉर्ड करते जा रही है। अब तेजी के काफ़ी सारे कारण हैं। देखिए, एक तो सबको पता है कि पेप्सी का सबसे बड़ा बॉटलर जो है वो ये कंपनी है। 90% के आसपास का पेप्सिको का जो वॉल्यूम होता है इंडिया में वो ये कंपनी डिलीवर करती है और कंपनी लगातार अपना रीच जो है उसको बढ़ाते जा रही है। इनफैक्ट अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी कंपनी बढ़ा रही है। 2022 में आपको याद होगा पेप्सिको से कुरकुरे पॉपकॉर्न जो है उसको बनाने के लिए इस कंपनी ने करार किया था। तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि ओवरऑल जो स्नैक स्पेस है इसमें कंपनी काफ़ी बड़ा कर सकती है, क्योंकि पेप्सिको का नाम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। दूसरा, आपको याद होगा MSCI और FTSE में इस कंपनी को जगह मिली थी, ग्लोबल इंडाइसेस में 2022 में। इसके अलावा पेप्सिको के नतीजे कुछ दिनों पहले आपको आए थे, वरुण बेवरेजेस के तो अच्छे थे, साथ ही साथ पेप्सिको के जो नतीजे आए थे उसके बाद उन्होंने अपना ओवरऑल जो गाइडेंस है उसको बढ़ा दिया था। तो वहां से भी इस कंपनी को काफी एक सब्सिडरी का भी गठन किया है, यानी कि ऑलरेडी इनका प्रेजेंस वहां पे है, वहां पे ये अपना प्रेजेंस जो है उसको और मजबूत कर रहे हैं। 2016 में लिस्टिंग हुई थी, तब से अब तक कंपनी का प्रदर्शन अगर आप देखेंगे तो लगातार बढ़ोतरी वहां भी देखने मिली है। आय में करीब 22-23% की ग्रोथ देखने मिली है। मुनाफे में 47% के आसपास की CAGR ग्रोथ जो है इस कंपनी ने डिलीवर की है। तो काफ़ी सारे टेलविंड्स है जिसके चलते आप देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक में तेजी देखने मिल रही है। और आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि ब्रिटानिया को भी इसने पछाड़ दिया है। कुछ दिनों पहले मुझे याद है गोदरेज कंज्यूमर जो कि लाइफ हाई पे चल रहा है उसको भी इस कंपनी ने पछाड़ा था। तो FMCG स्पेस में एक नया चैंपियन जो है वो बन के वरुण बेवरेजेस उभर रहा है। नया चैंपियन, इनफैक्ट आप बोल रहे हैं चौथी हाईएस्ट FMCG कंपनी है बाय मार्केट कैप। अब ब्रिटानिया और उसके पीछे आगे पीछे चलता रहेगा, लेकिन आज ब्रिटानिया को आउटपास कर दिया है। ब्रिटानिया को आउटपास किया। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कई निफ्टी कंपनी से भी ज्यादा इनकी मार्केट कैप। निफ्टी 500 में मैं देख रहा था दीप, तो ये करीब 50 to 53rd नंबर पे आ चुकी है। बिल्कुल जबरदस्त। और देखिए आइशर से ज्यादा मार्केट कैप है, इंडसइंड बैंक से ज्यादा मार्केट कैप आ रही है, डिवीज, हिंडाल्को, श्री सीमेंट, इन सभी कंपनी से ज्यादा की मार्केट कैप आ रही है इस काउंटर की। तो डेफिनेटली बाजार का भरोसा बढ़ भी रहा है। वरुण बेवरेजेस पर लाइफ हाई पर है। 2.2 टाइम्स के गेन्स पिछले एक साल में इसने दिए हैं। सिद्धार्थ जी एक बार राय भी दे सर, वरुण बेवरेजेस इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट के लिए सेंस मेक करता है या फिर अब थोड़ा वैल्यूएशन स्ट्रेच हो रहे हैं? देखिए दीप, अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, बट फ्रेश खरीदारी के लिए मैं इन लेवल्स को नहीं सजेस्ट करूंगा। मैं मानता हूं कि कहीं भी गिरावट मिले, एक फॉल दिखे, तभी इस पे आपको एंट्री लेना चाहिए। मुझे अभी भी याद है दीप, पिछले साल 2022 में जब समर का सीजन स्टार्ट होने वाला था तब मैंने एक सिप के सिप बास्केट लाया था, बीट द हीट, उसमें वरुण बेवरेजेस पार्ट था, कई नीचे के लेवल थे। तो मैं मानता हूं कि वरुण बेवरेजेस वहां से क्या सुपर परफॉर्मेंस दिखाया है, बट यहां से फ्रेश खरीदारी मत करिए, वेट करें फॉल का, फॉल आएगा जरूर, वहां पे खरीदारी करें। फॉल आएगा जरूर, वहां पर करनी है खरीदारी। टेक्निकली भी विश्वेश जी एक बार जरा चार्ट देखकर बता दें वरुण बेवरेजेस, आई डोंट नो अब कब करेक्शन आएगा या नहीं, बट 1700 पर वरुण बेवरेजेस। विश्वेश जी सवाल आपके लिए था सर, वरुण बेवरेजेस चार्ट्स पे। दीपांशु, अगर मीडियम टर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टॉक हैज परफॉर्म आउटस्टैंडिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि द मूव इज वेरी एग्जिजरेटेड। इन अ वेरी नियर टर्म आप ऐसा मान सकते हो कि 1800 तक जा सकता है, लेकिन अगर मुझे पूछे तो मुझे लगता है स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच है। तो मीडियम टर्म के लिहाज से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। शॉर्ट टर्म में डेली में ब्रेकआउट है, और होता क्या है इस तरह के स्टॉक्स में, जब वन साइडेड बड़े मूव आते हैं तो जब करेक्शन आते हैं तो भी वैसे ही आते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 1800 के टारगेट के लिए आप ट्रेड, उससे ज़्यादा मैं इस पे बुलिश नहीं रहूँगा फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। जोन में आ रहा है, बट शानदार परफॉर्मेंस रही है वरुण बेवरेजेस की तरफ से। आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का है हमारे साथ तैयार। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर। देखिए सर, यहाँ पे हम 18,500 की कॉल ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस अभी 90 है।
ये आप यहाँ पे आप थोड़ा 90 पे ले सकते हैं, और अगर लास्ट 15-20 मिनट में कोई डिप मिलती है तो 80 के आसपास अगर मिले तो वहाँ पे और थोड़ी एवरेज आउट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 60 रुपए का और टारगेट होंगे 140 से 150 के। अब ये जून की नई एक्सपायरी चालू हुई है और आज फर्स्ट डे हम देख रहे हैं कि करीब 150 पॉइंट की रैली निफ्टी में आ गई है और लॉन्ग रोल ओवर्स हैं। अब क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी भी सपोर्ट कर रही है, आईटीबी में भी सपोर्ट आ रहा है, यानी आईटीबी चल रहा है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी बाइंग है। तो ओवरऑल जितने भी निफ्टी के सेक्टर्स हैं हर जगह बाइंग है, आईटी, बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो कुल मिला के काफी पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 18,650 से 700 की तरफ हम लोग अगले वीक में मूव कर जाना चाहिए। तो हम 18,500 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, जिसके टारगेट आपके 130 से 140 ऐसे बनेंगे। 18 पर खरीदारी की राय पर भी कोई व्यू सर? ये बैंक ओवर खास बात ये है कि एक्सपायरी में स्टार्ट होते बैंक निफ्टी परफॉर्म करने लगा है। तो बैंक निफ्टी की हम कॉल ऑप्शन लेंगे 44,200 की, 44,200 की कॉल ऑप्शन 190 में मिल रही है अभी। इसका स्टॉप लॉस होगा 110 का और फर्स्ट टारगेट होंगे 270 और सेकंड टारगेट होंगे करीब 300 के। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर बुलिश व्यू आ रहा है जहां तक नितिन जी का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। ज़बरदस्त एक्शन में ये दो काउंटर्स आ रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों 44,000 के ऊपर बैटरी आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आइए बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, बीटीएसटी करके चलना है हिंद कॉपर में, मेटल्स में भी मुझे स्ट्रेंथ दिखती है। 107 का लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। अभी 107 रुपए 30 पैसा 40 पैसे का भाव है, यहाँ पर बाय करके चले। 105 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, 104.80 का, 2.5-3 रुपए की रिस्क होगी। मेरा मानना है 115 118 तक के लेवल्स आपको अगले 1 से 2 दिनों में, मतलब मंडे ट्यूसडे को देखने को मिलनी चाहिए। 115 की तरफ मूव कर रहा है हिंदुस्तान कॉपर, नखे नजर काउंटर पर भी मेटल्स। हालांकि ग्लोबली भारत सब चीज इग्नोर करने के मूड में है और जबरदस्त रैली आपको अक्रॉस काउंटर्स आती हुई दिख रही है। मेटल्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पीएसयू बैंक्स, इससे हमने देखा बैंक निफ्टी का रिवाइवल एसेंशियली इससे शुरू हुआ था और फिर वहां से तेजी बरकरार बनी हुई है। एसबीआई, आशीष सर मुझे याद है 2 दिन पहले इस पर आपका बुल स्प्रेड भी आया था और जबरदस्त एक्शन में भी है। एसबीआई 586 के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है। कोई राय देना चाहेंगे इस पर, और जो स्प्रेड है उस पर कोई अपडेट भी? दीपांशु, वो स्प्रेड मैंने पहले भी कहा था कि 2-4 दिन लगेंगे, 5 दिन 10 दिन बोरिंग हो सकता है। बिल्कुल बने रहना चाहिए। 570 की कॉल ली थी, 610 की 2 बेची थी, 10 रुपए की कॉस्ट है, स्प्रेड प्रॉफिट में है। और बिल्कुल आपने सही याद किया हुआ है कि पूरा एसबीआई में था। बाकी भी स्टॉक्स दीपांशु, थोड़ा सा बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा में मैं देख रहा था आज थोड़ा सा सबड्यूड है, बट मुझे लगता है आगे पीछे करके कैचअप हो जाएगा। बट आज मैंने बताया ना, जिस तरह से मैंने बाकी स्टॉक्स की बात की कि इंटायर स्पेक्ट्रम डिफरेंट, वेदर इट फार्मा, मेटल्स, जैसे अभी मेटल्स में वागले जी ने बोला, मैंने एनएमडीसी की कॉल दी। मुझे मेटल्स लग रहा है कि अब नया सेक्टर है जो कैचअप करेगा। आईटी में भी एचसीएल टेक की मैंने कॉल दी है, टेकएम भी अच्छा लग रहा है। सो आज अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो दीपांशु बहुत सारा, मतलब ब्रॉड बेस्ड चीजें अच्छी लग रही है। तो आई थिंक उसमें जो मेरा एक फेवरेट है, इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक, तो निफ्टी इज द बेस्ट स्टॉक है। इन द मनी कॉल लेके बैठ जाए और बिल्कुल तेजी इसको राइड करनी चाहिए। ओके, तो बिल्कुल स्टॉक्स लेके बैठ जाइए, पेशेंट रहिए, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये आपके लिए क्लियर स्ट्रैटेजी आ रही है और हम देख भी रहे हैं स्टॉक्स में जबरदस्त मूवमेंट में। 18,500 के ऊपर निफ्टी होल्ड कर रहा है इस समय। आइए और भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको करना है फोकस, और रेडार पर आ रहा है जोमैटो। हमारे रेडार पर तो काफी टाइम से है, अनिल जी आपको कह भी रहे हैं कि अब इसे बेचना नहीं, खरीद कर होल्ड करने का वक्त है। और जेफरीज के क्रिस वुड साहब का भी बिल्कुल ऐसा ही व्यू बन रहा है जहां तक जोमैटो का सवाल है। इनफैक्ट उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव भी किए हैं जो इस स्टॉक के फेवर में है। क्या कुछ बदलाव किए हैं, आइए समझते हैं एक बार वरुण के साथ। वरुण बताइए। तो दीप, जोमैटो तो इनके रडार पे है और काफ़ी सारे और स्टॉक्स इनके रडार पे है। बेसिकली पूरा इंडिया का मार्केट जो है वो इनके रडार पे है। ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल में सेंसेक्स जो है 1 लाख का स्तर जो है वो छू सकता है। नो डाउट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको वो कह रहे हैं कि ड्राइव कर सकते हैं, कुछ रिस्क भी है और सबसे बड़ा रिस्क जो है वो आने वाले इलेक्शन 2024 में जो है वो उसी को मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वो रिस्क निकल गया तो शायद आपको 1 लाख के आसपास का सेंसेक्स जो है अगले 5 साल में देखने मिल सकता है। अब जोमैटो की बात करते हैं तो जोमैटो को क्रिस वुड ने इंडिया लॉन्ग ओनली और ग्लोबल लॉन्ग ओनली जो उनका पोर्टफोलियो है उसमें जगह दी है।
दोनों ही पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो करीब 4% के आसपास का वेटेज जो है वो इस काउंटर को दिया गया है। अब हटाया किसको गया है? अगर आप ग्लोबल लॉन्ग ओनली को देखेंगे जो इनका पोर्टफोलियो है उसमें से चाइना की 2 कंपनियां हैं जिनको हटाया गया है, जेडीकॉम और अलीबाबा। इन दोनों का 2-2% के आसपास का वेटेज था, इनको हटा दिया गया है और इसके जगह जोमेटो को रखा गया है। और इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो जो है वहाँ से HDFC लाइफ को इन्होंने हटाया है और वहाँ पे जोमेटो को जगह दी गई है। इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो HDFC लाइफ का करीब 4% के आसपास का वेटेज था, उसको हटा के इन्होंने जोमेटो को दे दिया वो वेट। और REC और ONGC ये 2 और स्टॉक है जिनके वेटेज को बढ़ाया गया है। REC 2% से बढ़ा के 6%, ONGC का 10% से घटाकर माफ कीजिएगा 8% इन्होंने किया है। तो ये कुछ बदलाव इन्होंने किए हैं। इनफैक्ट जो इनका ग्लोबल फंड है उसमें इंडिया लॉन्ग ओनली फंड जो है या पोर्टफोलियो जो है उसका वेटेज बढ़ा दिया है इन्होंने करीब 1% के आसपास का। जो इनका इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है उसमें स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक, थर्मैक्स है, ICICI लोम्बार्ड है, मारुति है, HDFC बैंक, रिलायंस है। कुछ दिनों पहले इन्होंने इसमें ऐड किए थे इन स्टॉक्स को, करीब 4 से 5% के आसपास का ओवरऑल वेटेज जो है इन्होंने इस पे रखा था। तो नया एंट्री जो है और जिस पे सबसे ज़्यादा कन्विक्शन क्रिस फूड का है वो जोमेटो का है। इंडिया लॉन्ग ओनली, ग्लोबल लॉन्ग ओनली दोनों में ऐड किया है 4% के आसपास के वेटेज के साथ। और भारत पे तो इनका भरोसा बना हुआ है, अगले 5 साल में 1 लाख का सेंसेक्स हो जाएगा ये कह रहे हैं। 1 लाख का सेंसेक्स हो जाएगा, चलिए बढ़िया भरोसा। और कंजम्पशन के कुछ स्टॉक्स इन्हें भी पसंद में आ रहे हैं, साथ ही और भी है। जोमेटो पे भी आप कह रहे हैं? जोमेटो पे तो सबसे ज़्यादा 4-8% टोटल वेटेज दे दिया इसको। वाह, जबरदस्त बुलिश है। कल भी हमने देखा था जोमेटो 4% ऊपर था, आज थोड़ा सुस्त बना हुआ है, बट बड़ा एक्शन इस काउंटर में आप एक्सपेक्ट करिए। क्रिस वुड के रेडार पर भी आ चुका है, जोमेटो में तेजी भी बनी हुई है। हाई और भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छी तेजी का मूड बनते हुए दिख रहा है, इस पर भी करते हैं बातचीत। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो मोमेंटम में है ही, सन फार्मा अब 3% ऊपर है, नंबर्स का रिएक्शन आ रहा है। डिवीज पर भी हम एक बढ़िया मूव देख रहे हैं और बंसल जी ने आज सुबह कह दिया था कि अब डिवीज का टर्न अराउंड आ गया है। सीरीज के लिए उन्होंने 3800 तक के टारगेट दिए हैं जहां तक डिवीज का सवाल है। बंसल जी 3800 में तो अभी टाइम है, बट आज की जो जबरदस्त मूव आई है, किसी ने अगर पोजीशन ली हुई है, इंटरडे ट्रेड लिया हुआ है, तो क्या सलाह देंगे उसके लिए? और इमीडिएट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं सर? देखिए दीपांशु, डीवीज लैब उन स्टॉक्स में से आता है, मतलब कि अगर आप ये देखें जून सीरीज के लिए वन ऑफ द एवेंजर पिक्स है मेरी। इसको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और ये छोटे छोटे लेवल्स के धागे में नहीं बांधना चाहिए। 3800 प्लस के टारगेट्स के लिए डीवीज को लें। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अभी वागले जी ने भी कॉल दिया है, रिलायंस भी एक बड़ी तेजी का दावेदार है। और तीसरा TCS जो मैं और कुणाल जी रिकमेंड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है डीवीज, TCS, रिलायंस ये वो इंडेक्स के हैवी वेट्स हैं, इनको एवेंजर स्टॉक पिक मान के होल्ड टाइट, सेट टाइट करना चाहिए। और छोटे छोटे धागे, छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस में इनको बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज जहां पर आपको रखनी है नज़र, ये स्टॉक भी एक्शन में आ रहा है। डिवीज तो ऑफकोर्स आपको ज़बरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहा है, अच्छी मूव इस काउंटर पर भी बनी हुई है। और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया मूव बनी हुई है। कोफोर्ज जबरदस्त एक्शन है, आज सुबह सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े भी थे, कोफोर्ज पर उन्होंने कॉल भी दी थी और बढ़िया मोमेंटम उस पर आ गया। इनफैक्ट सुबह जो लेवल्स की बात करी थी सिद्धार्थ जी, वो हिट भी हो गए कोफोर्ज में। जरा बताएं सर क्या करना है इसमें? अभी अगर पोजीशन ली है तो 4470 के आपके लेवल के ऊपर है, 4460 का आपका जो पहला टारगेट था वो हिट हो गया है। बिल्कुल दीप, आप एकदम सही कह रहे हैं और एकदम सटीक टारगेट्स आपको याद है। 4460 का कोफोर्ज में टारगेट आ चुका है। अब आपको रुकना है पोजिशनल 2 महीने के पर्सपेक्टिव से। अगर आप रुक सके तो 4700 का भी टारगेट आने की उम्मीद है। ये पोजिशनल टारगेट है 4700 पर। अगर दूसरा पड़ाव अगर देखा जाए तो और 100 रुपए का मूव डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जिस हिसाब से कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ की उम्मीद है मैनेजमेंट द्वारा, 13 से 16% का स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन है। कोफोर्ज अगर आपने ले रखा है शॉर्ट टर्म तो मुनाफा मानना है, बट पोजिशनल अगर रुक सके तो रुक जाए 4700 के लिए। तो पोजिशनली 4700 का टारगेट है, होल्ड कर सकते हैं तो करिए। इंट्राडे लिया है तो बढ़िया मुनाफा आ रहा है, मुनाफा भी बुक करके चलिए। बट अच्छी तेजी कोफोर्ज में आती हुई दिख रही है। एल&टी टेक में अच्छा एक्शन है, LTI माइंट्री भी अच्छी मूव दिखा रहा है, इंटेलेक्ट डिजाइन में आपने एक्शन देखा है, परसिस्टेंट सिस्टम्स मूव कर रहा है। तो मिड कैप IT ये 2-3 दिन से हमारे रेडार पर भी है। चुनिंदा स्टॉक्स रैली भी कर रहे थे, वहां पर जो रैली आई है वो आपको शानदार तरीके से बाजार को और ऊपर ले जाते हुए दिख रही है। देखते हैं कैसा एक्शन आगे ये बनाएगी भी।
कुछ और काउंटर्स भी हैं जहां पर आपको मूव अच्छी दिख रही है। पिडिलाइट, इस पर भी एक अच्छा मूव आ रहा है। इस स्टॉक के बारे में भी 2-3 दिनों से बात चल रही थी और स्टॉक में अच्छा मोमेंटम भी दिखा था। कल श्रीकांत जी भी इसके बारे में बात करके गए थे और स्टॉक में अच्छी तेजी बनी भी है। वागले साहब, एक बार पिडिलाइट का चार्ट देख लेंगे सर। डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है पिडिलाइट। एस्ट्रल, यहां पर भी अच्छा मोमेंटम आ रहा है सर। दीपांशु, एक ब्रेकआउट होने की तैयारी है। कल श्रीकांत जी ने जो कहा था, मुझे लगता है मोमेंटम आज आया है और अगर ये 2600 के पार, अभी 2599 के आसपास है, 2600 के पास क्लोज होगा, जो मुझे लगता है होगा, इसमें एक 100-150 रुपए की मूव एक दो दिनों में आ सकती है। मेरा इसका पोजिशनल टारगेट लगभग 2800 का होगा। आपका स्टॉप लॉस 31 रुपए नीचे होना चाहिए 2570 का। ओके, तो स्टॉप लॉस ज्यादा दूर नहीं है, टाइट स्टॉप लॉस ही मान लीजिए इसे। बट पोजीशन अगर आप टारगेट देखेंगे तो बड़े टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। ब्रेकआउट के कागार पर है पिडिलाइट, इस पर रखनी है नजर। बट एक स्टॉक जिस पर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है वो है इन्फो एज। जब इसके नंबर्स आए थे तो थोड़ा बाजार में कंफ्यूजन भी था कि नंबर्स को कैसे रीड करना है, बट उसके बाद देखिए स्टॉक में जबरदस्त मोमेंटम आया है जब थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई है इनके नंबर्स को देखकर। और अब हम देख भी रहे हैं स्टॉक में एक बड़ी रैली बनती हुई दिख रही है। तो एक बार जरा इन्फो एज का चार्ट पुलअप करिए, क्योंकि नंबर्स आने के बाद हमने एक क्लियर डिप इस काउंटर में बनते हुए देखा था, बट उसके बाद एक जबरदस्त रिकवरी हमने इन्फो एज में आती हुई देखी है और स्टॉक भी एक बड़ी रैली दिखा रहा है। उस समय शायद हमारी तरफ से भी एक जो घाटे का नंबर था वो गलत चले गया था, एक डेसिमल प्लेस का मिस्टेक था। तो इनका जो ओवरऑल घाटा है वो बड़ा है, 116 करोड़ से बढ़कर लगभग 273 करोड़ का घाटा इनका आया है। बट उसके बावजूद हम स्टॉक में एक बड़ी रैली देख रहे हैं। क्यों हुआ है ऐसा, एक बार जरा कुशल से जाना जाए। कुशल, क्या हो गया इसके नंबर्स में ऐसा? देखिए, सबसे पहली तो एक बात ये है, बिजनेस के लिहाज से तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। पर जो घाटा आप बोल रहे हैं ना बढ़ा है, उसका एक बड़ी वजह है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप अदर इनकम देखेंगे तो वहां पर पिछली तिमाही में 378 करोड़ की अदर इनकम आती हुई दिखी थी और अभी अदर इनकम नेगेटिव में आई है 435 करोड़। अच्छा, तो ये आउटफ्लो कहां से आ गया? वही यही आउटफ्लो जिस वजह से आया है वो हमें देखना है। बट लार्जली यहाँ पर आपको ये जो डिफरेंस आया ना अदर इनकम का, उसकी वजह से ही आपको घाटा इतना बड़ा बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर उसको आप एडजस्ट करके देखेंगे तो रिलेटिवली यहाँ पर आपका प्रॉफिट में हो सकता है कि ये आपको लेवल्स आते हुए दिखे, क्योंकि 272 करोड़ का घाटा बॉटम लाइन पर आता हुआ दिखा है, जबकि अदर इनकम 435 करोड़ नेगेटिव आई है। तो क्लियर कट इंडिकेशंस एक तो यहाँ पे ये है। दूसरी बड़ी बात, नंबर्स के लिहाज से आई फ्रंट पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बेटर परफॉर्मेंस हुई है, साथ ही एबिटा लेवल पर भी स्टेबिलिटी रही है। 30% से ज्यादा की मार्जिन इन्होंने दिए हैं। अभी ऐसा क्यों दिया है, अगर आप बिलिंग देखेंगे इनकी, चाहे आप रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस की बात करें इनकी या फिर जो गैर रिक्रूटमेंट है, वहां पर बिलिंग अच्छी होती हुई दिखी है। इनफैक्ट गैर रिक्रूटमेंट का कारोबार से रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस आती हुई नजर आ रही है इनको। और साथ ही आप देखिए तिमाही आधार में हमने प्रेजेंटेशन भी देखी तो कुल बिलिंग 15.3% बढ़कर लगभग 748 करोड़ पर आई है। अब इस बिलिंग के अंतर्गत रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस जो कि इनका बड़ा चंक इनके बिजनेस का रहता है, वहां पर 13-14 प्रिसाइज ये बढ़त रही है 584 करोड़ पर। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए वायवाय आधार पर शिक्षा और जो 99 एकर्स इनके जो दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें 42.4% और 30.8% की ग्रोथ आती हुई दिखी है बिलिंग में। तो क्लियर कट यहां पर जो गैर रिक्रूटमेंट कारोबार है उनका आउट परफॉर्मेंस आता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही मैनेजमेंट ये भी मान रहा है कि जिस तरह से रेसिडेंशियल और साथ ही कमर्शियल स्पेस में तेजी आ रही है, उनकी बिक्री में तेजी आ रही है, 99 एकर्स एज अ प्लेटफॉर्म आगे चलकर और भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। तो आगे चलकर भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि इनके कारोबार में दोनों ही रिक्रूटमेंट और नॉन रिक्रूटमेंट जो स्पेस है वहां पर आपको आउटलुक भी इन मैनेजमेंट की तरफ से बेहतर साइड पर आ रहा है। हालांकि आईटी सेक्टर को लेकर थोड़ी सी चिंता अभी बनी हुई है रिक्रूटमेंट कारोबार के हिसाब से, बट लार्जली जो अन्य कारोबार है शिक्षा और 99 एकर्स, वहां पर शानदार बिलिंग ग्रोथ हुई है और आगे का आउटलुक भी काफी अच्छा है। तो ये दो बड़ी वजह है जिस कारण से आपको इन्फो एज में इतना बड़ा यूटर्न देखने को मिला है। तो ये है आपके लिए इन्फो एज, जो इनके बिजनेस कंपोनेंट्स हैं बेसिकली आप कह रहे हैं वहां से बढ़िया परफॉर्मेंस आई। नौकरी की तरफ से आप कह रहे हैं बहुत ही अच्छा टर्न अराउंड दिखा है। करेक्ट। और शिक्षा और 99 एकर्स स्पेसिफिकली अगर आप गैर रिक्रूटमेंट कारोबार देखें तो वहां पर 42% 30% की वाई ग्रोथ दीप जबरदस्त। तो इसलिए 8% की तेजी देखना। तो इनिशियली जो लॉस का आंकड़ा है उस पर बाजार का हमने ज्यादा रिएक्शन देखा था, बट अब जैसा कुशल एक्सप्लेन करें अगर आप इंटरनल्स नंबर्स के देखें तो थोड़े बेहतर ही दिख रहे हैं आपको। सिद्धार्थ जी, कवरेज में है इन्फो एज सर? जी नहीं दीपांशु, कवर तो नहीं करते हैं, बट हाँ डेफिनेटली जिस हिसाब से स्टॉक का परफॉर्मेंस स्पेशली 99 एकर्स से आता है
और दूसरे जो इनके नौकरी है उसकी सब्सिडी से आता है वो डेफिनेटली स्ट्रांग है, क्योंकि प्लेटफॉर्म बिजनेस में आज नौकरी का कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, ना कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे जॉब सीक कर सकते हैं, इतना फेमस नहीं है। तो डेफिनेटली मार्केट शेयर के लिहाज से नौकरी इज डेफिनेटली द लीडर इन द इंटायर स्पेस, जिसका फायदा इन्फो एज को मिल रहा है। बट अगर ये प्लेटफॉर्म बिजनेस की बात करें तो महंगे स्टॉक बहुत है, और स्पेशली इन्फो एज भी काफी महंगा और प्रीमियम पे ट्रेड करता है। के लिए इन्फो एज थोड़ा महंगा है, बट जबरदस्त रिएक्शन देख रहा है। और जैसा कुशल एक्सप्लेन कर रहे थे, इंटरनल्स अगर आप नंबर्स के देखेंगे तो फिर थोड़े बेहतर बनकर आते हैं, और इसलिए आप देख रहे हैं कि इन्फो एज जो है इस समय बड़ी रैली में दिखा रहा है। वैसे आई लेटर के स्टॉक्स के लिए अच्छा दिन है, क्योंकि इन्फो एज के साथ साथ आप देख रहे हैं इंडस टावर्स, यहाँ पर दमदार रैली आ रही है। वोडाफोन आइडिया के नंबर्स आए, वो तो 2-2.25% ऊपर है। इंडस टावर्स आपको 6-6.25% ऊपर दिख रहा है, तो इसमें और बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है जहां तक बाजार के एक्शन की बात है। अब देखते हैं कितना सस्टेन करता है कि नहीं, बट इंडस टावर्स भी अच्छे मूड में आपको दिख रहा है इस समय, और बड़ी खरीदारी उस पर भी आ रही है। खरीदारी बाकी बाजार के कंपोनेंट्स में भी अच्छी बन रही है। टेक महिंद्रा भी अब थोड़ा पार्टी में ज्वाइन कर रहा है, इस पर भी पिछले कुछ मिनटों में एक अच्छी मूव बनती हुई दिखी है। टेक महिंद्रा थोड़ी तेजी को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, पिछले 5 मिनट में स्पेशली थोड़ा पॉजिटिव एक्शन टेक महिंद्रा पर बना है। एक बार जरा टेक महिंद्रा के चार्ट पर भी राय लें। कुणाल जी देखें सर, टेक महिंद्रा अभी अभी थोड़ा एक्शन में आए, कुछ चल रहा है सर इस चार्ट पे? देखिए बहुत कुछ चल रहा है दीपांशु, और मैं और राकेश जी नीचे के लेवल से लगातार टेक महिंद्रा पर खरीदारी की राय देते आए हैं, और इस स्टॉक में हमने ज़बरदस्त तेज़ी बनते हुए देखी। हमें लगता है 1140-45 के लेवल्स आएंगे, तो जिनके पास पोजीशन है बने रहें, एक टाइट स्टॉप लॉस रखें, और स्टॉप लॉस अब 1110 पर रखना चाहिए। 1140 अब टारगेट होगा, 1140 का अब टारगेट होगा, बट नज़र रखिए टेक महिंद्रा इस पर एक ज़बरदस्त मूव आती हुई दिख रही है। देखते हैं कितनी सस्टेनेबल है कि नहीं। स्टॉक अच्छे एक्शन में आपको दिख रहा है। एक दो कैश कॉल्स पर भी रखिए नज़र, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त मूव आई है। मेड प्लस हेल्थ केयर जैसे 20% का सर्किट छुआ था, अभी 16% ऊपर है। ई क्लर्क्स में 9% की आपको तेज़ी आती हुई दिख रही है। बोरोसिल रिन्यूएबल 6.5% ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। यहाँ पर भी ज़बरदस्त एक्शन बना हुआ है। सोनाटा सॉफ्टवेयर ये भी 2-3 दिनों से हमारे रेडार पर था, और स्टॉक में आपको अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। ये भी आज भी अच्छी कमाई करा रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर ज़बरदस्त मोमेंटम में 6% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सिद्धार्थ जी, कल ही आई थिंक एसपीएल मिड कैप्स में शॉर्ट टर्म पिक पर रेकमेंड किया था 980 के टारगेट के लिए। आज अगर आप देखें तो 980 के ऊपर का हाई इसने ऑलरेडी बना दिया है। क्या राय बनती है सर सोनाटा सॉफ्टवेयर पर? कल का शॉर्ट टर्म का टारगेट आज हिट हो गया है। बिल्कुल, धन्यवाद दीप, आपने अप्रिशिएट किया। और ये शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ कोर्स हिट हो गया है, बिकॉज जो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है वो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है। मैं मानता हूं कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मुनाफा बांध लेना चाहिए और वेट करना चाहिए, फिर से आपको मौका मिलेगा, क्योंकि सोनाटा सॉफ्टवेयर एज ए मिड कैप आईटी स्पेस में मोमेंटम तो है ही, बट कंपनी में भी काफी स्ट्रेंथ है, क्योंकि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, डील साइज काफी अच्छी है। तो अभी मुनाफा बांध दें, थोड़ा वेट करें, फिर से मौका मिलेगा और मिलेगा ज़रूर। ये है राय सोनाटा सॉफ्टवेयर पर। आईटी से संबंधित सारे सेक्टर्स में अच्छी रैली बनी हुई है। आइए बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स जिसके आने वाले हैं नतीजे। कल औरोबिंदो फार्मा के आएंगे नतीजे, रिएक्शन आपको मंडे को आते हुए दिखेगा। कैसे रहेंगे नतीजे, आइए जानते हैं एक बार नुपुर के साथ। नुपुर बताइए, आई थिंक आज कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड खबर भी आई थी जिसकी वजह से स्टॉक में एक्शन भी हमने देखा है। नतीजे कैसे रहेंगे इसके? बिल्कुल, इंजेक्शन का एक अप्रूवल मिला था, इसके चलते आज रिएक्शन दिख रहा है, लेकिन सन फार्मा के नतीजे अच्छे आए तो उम्मीद ये है कि औरोबिंदो के भी नतीजे अच्छे आ सकते हैं। कंपनी की आय 9% से बढ़कर 6,316 करोड़ का अनुमान लेके चल रहा है। बाजार कामकाजी मुनाफा भी देखे तो 2% से बढ़कर इस बार 985 करोड़ के आसपास आ सकता है। मार्जिन 16% के आसपास आते दिखेंगे, पिछले साल 17% के मार्जिन के थे। और मुनाफा भी देखे तो 11% से थोड़ा सा कम होके 513 करोड़ के आसपास आते दिखेगा। जो अमेरिका से जो कंपनी का बिजनेस है उसमें ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है कि अच्छी ग्रोथ वहाँ पे आ सकती है। करीबन 17 से 18% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं। $35 करोड़ तक की ये यूएस की सेल्स रह सकती है। इनफैक्ट यूरोप से भी उम्मीद है इस बार की 16 से 17% की ग्रोथ आपको दिखेगी। तिमाही दर तिमाही अगर आप नतीजे देखेंगे तो मार्जिन में आपको सुधार दिख सकता है, ग्रॉस लेवल पे भी, साथ ही साथ एबिटा लेवल पे भी। इनपुट कॉस्ट के जो प्रेशर्स है, प्राइस इरोशन है, उस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ कंपनी एक केपेक्स भी करने वाली है पेनजी से रिलेटेड, उस पर भी रहेगी नजर। तो ऑल इन ऑल डिसेंट सेट औरोबिंदो की तरफ से आ सकता है। 9% आय लेके चल रहे हैं, 16% के मार्जिन आ सकते हैं कंपनी के।
मार्जिन अच्छे आने वाले हैं। हाँ चलिए, मार्जिन सरप्राइज आ सकता है। हालांकि सन फार्मा में भी हमने देखा मार्जिन अच्छे बढ़कर आए, ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक रहे। एक्चुअली बेस बहुत ज़्यादा हाई है इन कंपनीज का, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्जिन सुधर के आना इज गुड। चलिए, तो अच्छा है। अच्छे बेस पर मार्जिन आपको अच्छे आते हुए दिख सकते हैं। बंसी जी, एक बार जरा चार्ट पर राय भी दें। औरोबिंदो आज ऑफ कोर्स एक्शन में भी, जैसे नुपुर कह रही थी, एक इंजेक्शन का अप्रूवल भी आया था, कल नंबर्स भी आने वाले हैं, क्या राय है सर? दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों के हाइस के ऊपर निकला है, एक नेकलाइन तोड़ी है इसने 612 की। जिनके पास है बने रहे हैं, और 600 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यह खरीदारी की राय है फॉर अ टारगेट ऑफ 638 एंड 645। 38 645 के टारगेट्स के लिए औरोबिंदो पर रखनी है नजर। ये स्टॉक भी आपको अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है। एक स्टॉक जिसमें ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, जेके सीमेंट, जरा इस पर रखिए नजर। ये स्टॉक थोड़ा मोमेंटम भी पकड़ रहा है इस समय, 1.25% ऊपर जेके सीमेंट का काउंटर आपको इस समय दिखेगा। पिछले 5 मिनट में ही एक अच्छी मूव जेके सीमेंट में आई है। अब बागले साहब, जरा एक बार देखेंगे सर चार्ट जेके सीमेंट की। दीपांशु, 3000 का लेवल ब्रेक हुआ है तो थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम बिल्कुल है, लेकिन वो लिमिटेड अपसाइड है। 3100 में एक मल्टीपल टॉप्स का रेजिस्टेंस है। पिछले 5 या 6 बार हफ्ते में या 10 दिन में 5 या 6 टॉप्स 3100 के आसपास है। तो 3110 के ऊपर अगर ये निकल जाता है, फिर 3200 तक की मैं अपसाइड की बात करूंगा। फिलहाल एक 40-50 रुपए अपसाइड आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, और 3100 क्लियर करने के बाद ही एंटर करें। 3100 क्लियर करने के बाद ही करते हैं। अब क्या मंडे को करेगा या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि एक ट्रिगर इसके लिए जरूर आएगा, और वो है इसके नतीजे। ये भी आने वाले हैं कल। तो नुपुर बताइए, जेके सीमेंट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? बिल्कुल, आय में तो इस बार 13% की ग्रोथ लेके चल रहे, करीबन 2660 करोड़ के आसपास कंपनी की आय आ सकती है। लेकिन जैसे कि दूसरी कंपनीज के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कमज़ोर आते हुए नजर आए, यहाँ पर भी उम्मीद है कि कंपनी के जो ऑपरेशनल लेवल पे जो मुनाफा आएगा वो 13% से घटकर इस बार आ सकता है। करीबन 333 करोड़ का अनुमान है इस बार का कामकाजी लेवल पे। मार्जिन भी देखें तो 16% से घट के 12.5% का अनुमान है, और अकॉर्डिंगली मुनाफे में भी आप 26% डिक्लाइन एस्टिमेट लेकर चल रहे हैं। जो सीमेंट के वॉल्यूम से वहां पे तो बढ़त आपको दिखेगी, लेकिन जो रियलाइजेशंस है वो कम, उसमें भी आपको 1% की ग्रोथ हालांकि दिख सकती है। लेकिन इनपुट कॉस्ट इन कंपनीज के लिए इतनी बढ़कर आई है जिसके चलते ऑपरेशनल लेवल पे आपको कमजोरी दिख सकती है। कंपनी की जो कमेंट्री होगी वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, प्राइस को लेकर, रियलाइजेशंस को लेकर, साथ ही साथ वॉल्यूम्स को लेकर। लेकिन आय को बूस्ट मिलने वाला है वॉल्यूम और रियलाइजेशन की ग्रोथ से, लेकिन इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़कर आई है इन कंपनीज की, जिसके चलते ऑपरेशनल लेवल पे नतीजे कमजोर रह सकते हैं। तो ये है आपके लिए जेके सीमेंट। ऑपरेशनल नंबर्स थोड़े शायद आपको कमजोर देखने को मिल सकते हैं, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आएगी। फिलहाल वैसे बाजार ब्रेकआउट के जबरदस्त मूड में है, तो हर स्टॉक पर आप देख रहे हैं जबरदस्त एक्शन इस समय आते हुए दिख रहा है, और जेके सीमेंट भी अपने नंबर से पहले काफी एक्टिव है। आइए क्लोजिंग से की तरफ बढ़े, उससे पहले एक बार वागले साहब जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां पर शो की शुरुआत में आपने कॉल दी थी, उस पर अपडेट दे दें। पोजिशन ली है तो कैरी फॉरवर्ड करनी है सर? दीपांशु, बिल्कुल, अगर आपका पोजिशनल व्यू है तो आज क्लोजिंग ऑलमोस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट हो रहा है, 2-3-4 रुपए नीचे है। स्टॉप लॉस आपका एक 20 रुपए का है, रिस्क 20-22 रुपए ऑन द डाउन साइड है। मुझे लगता है ये जैसे ही 2530 के पार निकलेगा, मंडे होगा या ट्यूसडे होगा, ये 2600 के आसपास जाना चाहिए। उसके पहले ये रुकने वाला नहीं है, तो बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड करें। सारी अटेंशन आज वैसे आईटीसी को मिली है और बाकी एफएमसीजी को, बट एचयूएल भी 2% ऊपर है, इसने भी बहुत अच्छा सहारा दिया है और अच्छी मूव एचयूएल पर भी आई है। कुणाल जी, एक बार एचयूएल पर जाने से पहले राय दे दें चार्ट्स पर। देखिए, चार्ट बहुत अच्छा है दीपांशु, और एचयूएल, अभी हम डाबर की बात कर रहे थे मैं और राकेश जी, और लीवर का चार्ट अगर आप देखें तो यहाँ एक पैटर्न बन रहा है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ आज के ट्रेड में दिख रहा है, और बुलिश थ्रस्टिंग पैटर्न जो कि मुझे बड़ा पसंद है वो भी यहाँ चार्ट पर बनता दिख रहा है। तो मेरी राय में 2725 तक जाना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल एचयूएल को होल्ड करें। पोजीशन है तो बिल्कुल एचयूएल को होल्ड करें, ये है आपके लिए राय कुणाल जी की तरफ से भी। कंजम्पशन हो, आईटी हो, फार्मा हो, बैंक्स हो, ऑटो हो,
पूरा का पूरा सहारा आज इन सभी काउंटर्स ने बाजार को दिया है। एंड ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा सहारा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। लंबे समय बाद टॉप गेनर है निफ्टी का रिलायंस इंडस्ट्रीज, 0.3% ऊपर क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स इसके सहारे के बाद बाकी सेक्टर्स का भी सहारा रहा है। इनफैक्ट ब्रेथ आज इतनी मजबूत रही है कि सिर्फ और सिर्फ 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो थोड़ा वीक क्लोज हो रहे हैं। ग्रासिम जिसके नंबर्स आए थे, भारती, बजाज, पावर ग्रिड और नंबर से पहले ओएनजीसी। बाकी 45 निफ्टी स्टॉक्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के दम पर जबरदस्त एक्शन आपने बाजार में आते हुए देखा है और उसका मूव भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा सन फार्मा, HUL, हिंडाल्को, डिवीज लेबोरेटरीज, HCL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, टाइटन, TCS, मारुति, ICICI बैंक, इन्फोसिस, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, इन सभी स्टॉक्स पर आपने जबरदस्त एक्शन देखा है और बाजार को अच्छा सहारा यहां से भी मिला है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। इन्फो एज नंबर्स के बाद एक शार्प फॉल आया था और उसके बाद शार्प रिवर्सल आया, क्योंकि नंबर्स को अगर आप डिटेल में पढ़ें तो इनके बिजनेस वर्टिकल्स की परफॉर्मेंस काफी मजबूत आती हुई दिखी है। जी एंटरटेनमेंट, NCLAT की तरफ इनके पक्ष में फेवर आया था, इसलिए स्टॉक 6.5% ऊपर है। कमेंस, नतीजे और मैनेजमेंट इंटरेक्शन के बाद 6% की तेजी इस पर दिखी है आपको। मेटल स्टॉक सारे एक्टिव थे। नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर, इन दोनों में तो आपने जबरदस्त तेजी बनती हुई देखी ही है। श्री सीमेंट भी एक्टिव था। मैरिको में खरीदारी थी। डाबर की हम बात कर रहे थे। PVR आइनॉक्स में अच्छी खरीदारी देखी। और फिर मिड कैप IT की तरफ आइए। कोफोर्ज, LTI माइंट्री, L&T टेक, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, इंटेलेक्ट, ये सारे स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन आपने देखा है। PI इंडस्ट्रीज भी काफी एक्टिव था। पिडलाइट, कैनरा बैंक, इस पर भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। पेज इंडस्ट्रीज नंबर्स और बेहद खराब नंबर्स के बाद आज टूटा है, 9% नीचे बंद हो रहा है। BHEL नंबर से पहले 4% नीचे है। ग्लेनमार्क नंबर्स के बाद मदरसन, गेल, चंबल फर्टिलाइजर, AB फैशन, बंधन बैंक, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ओबरॉय रियल्टी, बलरामपुर चीनी और पेट्रोनेट, यहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। बट दमदार तक जून सीरीज का सवाल है और पहले ही दिन इस सीरीज के 44,000 के ऊपर प्रोविजनल क्लोज आपको बैंक निफ्टी दे रहा है। 18,500 के करीब प्रोविजनल क्लोज आपको निफ्टी दे रहा है। तो स्ट्रेंथ बाजार की कैरी फॉरवर्ड हो रही है। वीकेंड है और उसके बाद हम देखेंगे मंडे को कैसा रिएक्शन आएगा। बट उससे पहले आज शाम के लिए क्या क्या तैयारी है वो मैं आपको बता देता हूं। दाल कीमतों पर सरकार एक्शन में है। तुअर, उड़द की कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ग्राउंड पर इसका कितना असर हुआ है और आगे कीमतें कैसे रहने वाली हैं, इस पर देखिए हमारा खास शो दालों का रियलिटी चेक आज शाम 4:30 बजे। इसके अलावा बैक पेन अब बढ़ती उम्र की प्रॉब्लम नहीं रही। यूथ भी इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं। हेल्थ जर्नल लैंसेट की माने तो 2050 तक करीब 84 करोड़ लोग इस समस्या से जूझ रहे होंगे। आज शाम 6 बजे हम इसी समस्या पर करेंगे बातचीत, समझेंगे कि बैक पेन की प्रॉब्लम आखिर क्यों बढ़ती जा रही है, इसके क्या खतरे हैं, साथ ही इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। चर्चा में होंगे हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ शाह, ऑर्थोपेडिक सर्जन, SL रहेजा हॉस्पिटल के, डॉक्टर सुरभि धनवाला, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, और इसके साथ ही वंदना गुप्ता, योग एंड फिटनेस एक्सपर्ट। तो शाम 6 बजे जरूर देखें। बूढ़े या जवान, कमर दर्द से परेशान। मनी गुरु में आज जानेंगे म्यूचुअल फंड की ऐसी कैटेगरी जिसमें डेट और इक्विटी का समावेश है। हाइब्रिड फंड से पोर्टफोलियो में ना सिर्फ आप डाइवर्सिफिकेशन का लाभ ले सकते हैं, बल्कि अनिश्चित बाजार में भी जोखिम से बचने के फायदेमंद होते हैं। जानेंगे हाइब्रिड फंड पर टैक्स कैसे लगता है और क्या हाइब्रिड फंड चुनने का है तरीका। शाम 6:30 बजे देखिए हाइब्रिड फंड का फंडा। हमारे साथ होंगे पंकज मटपाल साहब, MD ऑप्टिमा मनी, और प्रबलीन वाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स के। इसके अलावा अगर अब तक आपने यही सुना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EVs एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, तो एक ताज़ा स्टडी के रिजल्ट्स आपको चौंका देंगे। जापान के एक संगठन NEDO की मदद से IIT कानपुर ने अपनी स्टडी में कहा है कि इलेक्ट्रिक कारें कन्वेंशनल इंजन कार्स यानी कि जो मौजूदा कारें हम यूज करते हैं उसके मुकाबले पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। क्या है ये पूरी रिसर्च? इंडिया 360 की कवर स्टोरी में विस्तार से करेंगे चर्चा, तो जरूर देखें इलेक्ट्रिक गाड़ी पर्यावरण पर भारी, आज शाम 8 बजे।
चलिए फाइनल क्लोजिंग फिगर्स भी हमारे सामने है। 44,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो रही है, तो जबरदस्त क्लोजिंग का आंकड़ा आपको बैंक निफ्टी पर आते हुए दिख रहा है। लंबे समय बाद हम देख रहे हैं 44,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी का क्लोज आपको बनते हुए दिखा है। शानदार मूव आज बाजार में आती हुई दिखी है जहां तक बाजार की बात है। इसके साथ ही निफ्टी 18,500 के सिर्फ 0.65 पॉइंट्स नीचे, राउंड ऑफ कर लें तो 18,500 आप इसे मान ही सकते हैं, ऑलमोस्ट वहीं पर आपको क्लोज होते हुए दिखा है। तो शानदार लेवल्स पर बाजार क्लोज हुए हैं। नया दिन आएगा मंडे को, देखेंगे एक्शन कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है। उससे पहले वीकेंड पर कई सारे नतीजे भी आएंगे, उसका भी रिएक्शन होगा, और यूएस में कर सीमा पर अगर कोई डिसीजन आता है तो वहां पर भी हमारा नजर आएगा। बट वीकेंड के लिए हमारे बाजार अच्छे मूड के साथ क्लोजिंग में जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज शो पर हमारा साथ देने के लिए। आशु सर, वागले साहब, सिद्धार्थ जी, साथ ही कुणाल जी, राकेश जी और विश्वेश जी, आपका भी मंडे मॉर्निंग आप सबसे फिर से करेंगे मुलाकात। वीकेंड अपना आप एंजॉय करें।